हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। 2025 में जब आप अपने फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत सेलेक्टेड हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले आए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मतलब जो रिपीटेड हो रहे हैं, वो सारे ही हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं, अपना आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, What emotions does the poet convey when reflecting on her mother's youth and eventual death in the poem A Photograph? तो फोटोग्राफ जो कि एक पोम है आपकी, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या इमोशंस हैं जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है जब उसके अंदर पोएम में बताया जाता है कि जो उसकी मदर है उसका यूथ, उसकी जवानी कैसी थी, उसके बाद जब उसकी डेथ होती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो इन दी पोएम अ फोटोग्राफ, ठीक है, पोएम है जिसका नाम है फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्लेट ओल्सन। इसमें मिक्स इमोशंस हैं। ठीक है, मिक्स इमोशंस कैसे हैं? एक तो नोस्टैल्जिया। ठीक है, आपको ये समझना है, नोस्टैल्जिया यानी कि कोई पुरानी याद आपको आना। सो द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। एक बहुत ही पुरानी फोटो मिलती है, ठीक है, उस पोएट को, जो कि उसकी मम्मी की है, जिसमें उसकी मम्मी एक यंग गर्ल थी, एंड फील्स अ डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, एंड शी रेमिनिसेस अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स हर मदर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। वो फोटो को देखकर उसको लगता है कि हाँ, मेरी मदर ने कितने अच्छे मोमेंट्स थे जो एंजॉय किए थे अपने पास्ट में। फिर है यहाँ पे लव एंड अफेक्शन। द पोएट्स रिफ्लेक्शन ऑन हर मदर्स पास्ट एंड देयर शेयर्ड मेमोरीज हाईलाइट्स अ डीप बॉन्ड ऑफ लव एंड एडमायरेशन फॉर हर मदर। वो अपनी मम्मा से कितना प्यार करती हैं जब वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं, जो वो पास्ट की जो चीजें थी, वो कितनी अच्छी मेमोरीज थी जो वो हाईलाइट्स होती हैं। फिर है मेलेंचली एंड लॉस। ठीक है, मेलेंचली एंड लॉस का मतलब है जब पोएट याद करती है हर मदर्स पासिंग, शी एक्सपीरियंस अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। जब उसको पता याद मतलब पता लगता है, याद आता है कि हाँ अब मेरी मम्मा नहीं रही, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। तो द कंट्रास्ट बिटवीन हर मदर्स यूथफुल इमेज, एक तो क्या है कि वो अपनी मम्मी की फोटो देखकर, जो वो जवानी की फोटो है, वो एक थोड़ी सी खुशी होती है उसे। फिर है हर इवेंचुअल डेथ, फिर उसकी मम्मी की जब डेथ हो जाती है, तो ये एक मिक्स इमोशंस आपको यहाँ से दिख रहे हैं। फिर फोर्थ है एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस। इसमें है डिस्पाइट द सोरो, चाहे कितनी भी सैडनेस हो, द पोएट रियलाइजेस दैट टाइम कंटिन्यूज टू मूव। देखो भाई, दुख तो है, वो हम सबको पता है, बट टाइम तो बढ़ता रहेगा आगे, क्योंकि जो आया है वो जाएगा भी। डेथ तो भाई ऐसी चीज है जो आप कभी भी बच नहीं सकते। तो शी एक्नॉलेजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, कि भाई जो लॉस है वो तो होना है, आज हमारे घर कल किसी और के घर। सो कंक्लूडिंग विद अ पोइग्नेंट साइलेंस दैट सिग्निफाइज हर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर इमोशंस फुली। और वो लास्ट में शांत हो जाती है बहुत ज्यादा। इससे ये पता चलता है वो अपने इमोशंस को बता नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट यूज साउंड एंड मूवमेंट टू क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ द ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इन द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप पोम है जो आपकी, वहां से ये अगला क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेबरनम टॉप में क्या बताया जा रहा है? So the laburnum top by Ted Hughes, the poet effectively uses sound and movement to create a vivid image of the tree's transformation। इसमें sound और movement का यूज करके इस पोएट्री को अच्छा बताया गया है। कैसे? सबसे पहले है यहाँ पे यूज ऑफ द साउंड। तो साउंड का यूज किस तरीके से किया गया है? तो शुरुआत में क्या होता है, इनिशियली द ट्री इज डिस्क्राइब्ड इन साइलेंस एंड स्टिलनेस, पोर्ट्रेइंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्प्टीनेस एंड इनएक्टिविटी। शुरुआत में पोम के बताया जाता है कि साइलेंस है, चारों तरफ कोई आवाज नहीं है। इसका मतलब है जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है वहां पे कि सब कुछ एम्प्टी एम्प्टी है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। फिर है द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड फिंच जब आता है तो क्या होता है, ब्रिंग अ सडन बर्स्ट ऑफ लाइफ। ये जो गोल्ड फिंच है, इसके आने से मानो उस पूरे एटमॉस्फेयर में एक जीवन आ जाता है, विथ साउंड्स लाइक चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स। यानी कि वो कोई बर्ड है, जब वो अपने पंखों को हिलाता हुआ आता है तो एक लाइफ आ जाती है उस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और द फ्रेज, एक फ्रेज आया है यहाँ पे, अ मशीन स्टार्ट्स अप। इसका मतलब है मेटाफोरिकली इसको बताया गया है कि जो अब पेड़ है वहां पे
एक वापस से जान आ गई है, मान लो कोई मशीन ऑन हो गई हो जब वो वहां पे बर्ड आता है गोल्डफिंच नाम का, ठीक है। तो ये तो द यूज ऑफ द साउंड जो कि पोएट्री में किया गया। अब यूज ऑफ द मोमेंट, मोमेंट कैसे बताई गई है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो बिफोर द बर्ड्स अराइवल, जब वो बर्ड नहीं आया था गोल्ड फिंच नाम से जो हमें यहाँ पे बर्ड बताया जा रहा है, उससे पहले क्या था, द ट्री इज डिपिक्टेड एज लाइफलेस, यानी कि उस बर्ड के आने से पहले वो जो पेड़ है वो लाइफलेस था, उसमें कोई लाइफ नहीं थी और वो स्टिल था। बट वेन द गोल्ड फिंच बर्ड एंटर, जब वो गोल्ड फिंच बर्ड आता है, सो डायनेमिक शिफ्ट होता है। और बर्ड्स जो होते हैं ना, आपको पता है मूवमेंट करते हैं, ऐसे तेजी से इधर उधर जाएंगे, स्विफ्ट होंगे, अलर्ट होंगे, अब्रप्ट होंगे, तो ये अलग अलग मूवमेंट्स होंगी। सो द इमेजरी ऑफ द बर्ड फ्लिटिंग थ्रू द ट्रीज ब्रांचेस, आपको पता है जो टहनियां होती हैं पेड़ की, बर्ड कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, and the tremors it creates show how its presence enlivens the otherwise dormant tree। अब जो पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिसमें कोई जान नहीं थी, उसकी टहनियां ऐसे ही पड़ी थी, जब वो बर्ड आता है तो वो इधर से उधर जब टहनियों पर जाएगा तो वो टहनियां हिलेंगी, तो एक मानो जान आएगी पेड़ में भी। So the bird's departure is described as sleek movement into the sky, restoring the tree to its earlier silence, symbolizing a cycle of life and stillness। अब वो बर्ड आया है, हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, वो बर्ड आके चला गया और वापस से वो ट्री वैसा ही हो गया जैसा कि वो पहले की तरह था, साइलेंस। यानी कि ये दिखाता है कि लाइफ का ये जो साइकिल है कि एक तरफ आप जिंदा होते हो, फिर स्टिलनेस यानी कि आप मरते हो, फिर जिंदा होते हो, फिर मरते हो, ये साइकिल चलता रहता है। तो ये ट्री और बर्ड के एग्जाम्पल से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स लाइक किंग टट्स टॉम। जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है वो हमें कितना हेल्प करती है इस चीज को समझने में। जो आज की डेट में हमारे पास जो कुछ हिस्टोरिकल पुरानी चीजें हैं, जैसे जो किंग टट थे उनका जो टॉम्ब है, ठीक है, जहां पे उनको दफनाया गया था, उसको खोजने में, उसके एक्सप्लोरेशन में। तो देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल। आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इमेजिंग की बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लाइक सीटी स्कैन, एक्सरे, 3D स्कैन। तो अब किसी भी चीज का जब आप इतने सारे तरीके से स्कैन कर रहे हो, तो इससे जो रिसर्चर्स होते हैं वो अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उस आर्टिफैक्ट का, और उस पर कोई डैमेज भी नहीं होगा। मान लो कोई ऐसे कोई मतलब क्या कहते हैं उसे, कब्र मिली है और उसके अंदर देखना है क्या है, तो सीटी स्कैन, 3D स्कैन, वो सबसे दिख जाएगा। फॉर किंग टट्स मम्मी, मम्मी का मतलब वो मदर वाला मम्मी नहीं है, मम्मी वो जो इजिप्ट वगैरह में मम्मीज होते हैं ना, तो होता क्या है, फॉर किंग टट्स मम्मी सीटी स्कैन्स प्रोवाइडेड डिटेल इमेजेस ऑफ हिज रिमेन्स। तो उसकी मम्मी के अंदर की जो भी चीजें थी वो सीटी स्कैन से पता चल गई। सो रिवीलिंग इनसाइट्स अबाउट हिज हेल्थ, पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेथ एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीटी स्कैन ने क्या क्या बता दिया, उसकी डेथ क्यों हुई थी, और इसके अलावा उसकी पॉसिबल क्या रीजन रहा होगा डेथ का, उसकी हेल्थ कैसी रही होगी, और उसको फिजिकली वो कैसा था, वो सीटी स्कैन से पता चल गया। फिर आता है डीएनए एनालिसिस। ये एक और नई टेक्नोलॉजी है। जेनेटिक टेस्टिंग हैज हेल्प्ड हिस्टोरियंस डिटरमाइन किंग टट्स लीनिएज। डीएनए एनालिसिस से क्या होगा कि भाई पता चल जाएगा कि जो किंग टट है वो किससे रिलेटेड था, उसके फादर कौन थे, कौन उसके रिलेटिव्स थे, क्योंकि डीएनए से पता चल जाता है। उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी रही होगी, और उसके फैमिलियल रिलेशनशिप्स जो आसपास के रहे होंगे। जैसे डीएनए स्टडीज हैव कंफर्म्ड ही सफर्ड फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मलेरिया। डीएनए स्टडी से, एनालिसिस से पता चलता है कि जो किंग टट था उसको बहुत सी बीमारियां थी, मलेरिया भी था। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक और टेक्नोलॉजी है। सो दिस टेक्निक हेल्प्स एस्टेब्लिशिंग द टाइमलाइन ऑफ द टॉम। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसी भी चीज का टाइम पता चलता है वो कितना पुराना है। तो वो टॉम है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा ना कितना पुराना है, और वो जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है बहुत सारी बातों के बारे में, ठीक है। अब है, व्हाट चैलेंजेस डिड द ऑथर फेस व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू इन सिल्क रोड। तो कौन से वो चैलेंजेस थे जो यहाँ पे फेस करने पड़े ऑथर को। मैं मिक्स क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं आपको, जो रिपीटेड हैं, जो आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तो देखो, इन सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन, जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस करे थे जब वो ट्रेवल कर रहे थे तिब्बत की तरफ। तो एक तो था हार्श वेदर कंडीशन। तिब्बत थोड़ा सा माउंटेन वाला एरिया है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पे,
और बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। सो द हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट, जो इतना ऊपर जा रहे हो आप तो वहां का क्लाइमेट और सडन वेदर चेंजेस जो वहां पे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल करते हैं। फिर दूसरा है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। होता क्या है, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और एयर बहुत थिन हो जाती है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। और वो आप जो हवा है वो जब थिन हो जाती है तो आप सांस सही से नहीं ले पाते। सो द ऑथर एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि ऊंचाई पर जाके जो लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे जिनको ब्रीथलेसनेस हो जाती है, फटीक हो जाता है, थकान हो जाती है, सांस नहीं ली जाती। फिर है रफ टेरेन, तो वहां का जो एरिया था वो ज्यादातर बहुत रफ था। द जर्नी इन्वॉल्व नेविगेटिंग थ्रू रिज्ड एंड बैरन लैंडस्केप्स, एकदम खाली खाली सा पत्थर पत्थर एकदम रफ सा एरिया, विद स्टीप माउंटेन पासेस एंड अनइवन रोड, टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते जहां पे आपको कभी कभी ट्रेवल स्लो करना पड़ेगा, कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी। फिर है लिमिटेड फैसिलिटीज, इसके अलावा होता क्या है, फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती वहां पे, ठीक है, पहाड़ों पर। सो द रिमोट रीजन्स, यानी कि जो बहुत छोटे एरिया होते हैं वहां पे प्रॉपर एमिनिटीज नहीं होती, जैसे कंफर्टेबल अकोमोडेशन, कोई बढ़िया जगह जहां पे आप रुक सको, खाना आपको ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, मेडिकल हेल्प इतनी इजीली नहीं मिलती, तो बहुत जर्नी डिफिकल्ट हो जाती है इससे। फिर पांचवा है यहाँ पे कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। होता क्या है, लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर पाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, उनको प्रॉपर लैंग्वेज हमारी नहीं आती, हमको उनकी नहीं आती। फिर है हेल्थ इश्यूज, इसके अलावा क्या होता है, द ऑथर फेस्ड फिजिकल एग्जॉशन, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे जो ऑथर है, थक गए थे, बहुत डिस्कंफर्ट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट। एंड इसके अलावा एल्टीट्यूड सिकनेस तो थी ही, ऊंचाई पर जाकर जो लोग बीमार हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन भी हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जो ऑथर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द प्ले मदर्स डे कॉन्वे अबाउट फैमिली एंड डायनामिक्स। तो जो हमारा प्ले है, ठीक है, मदर्स डे, उसमें फैमिली एंड डायनामिक्स के बारे में क्या मैसेज दिया गया है, आइए मैं आपको बताता हूं। सो द प्ले मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्टली, जिसको लिखा है जेबी प्रिस्टली ने, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है फैमिली के बारे में। और बताया जाता है कभी कभी जो हमारी मम्मियां होती है ना, जो हमारी मदर होती है, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग इग्नोर करते हैं। कैसे? सबसे पहला है लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मदर्स। होता क्या है, ये जो नाटक है ये हमें बताता है कि हाउ मिसेस पियर्सन द मदर, जो कि इस नाटक में मम्मी है जिनका नाम है मिसेस पियर्सन, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, यानी कि वो जितना भी काम करती हैं उसका कोई क्रेडिट उनको नहीं मिलता। उनके हस्बैंड और उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दे एक्सपेक्ट हर टू हैंडल ऑल द हाउस होल्ड चोर्स विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो उसका पति है और जो उसके बच्चे हैं वो चाहते हैं घर का सारा काम ये करती रहे, और उसका हार्डवर्क कोई भी ध्यान में नहीं रखता, ना कोई सोचता है कि वो बेचारी थक गई होगी। सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ कॉमन रियलिटी इन मैनी फैमिलीज, और ये बहुत कॉमन है, हर जगह हो भी रहा है आजकल। फिर दूसरा है नीड फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। होता क्या है, थ्रू द कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्ले मिसेस पियर्सन असर्ट्स दैट रिस्पेक्ट शुड बी म्यूचुअल विद इन अ फैमिली, यानी कि आप एक दूसरे की जरूर रिस्पेक्ट करें अगर आप एक फैमिली में रहते हो। सो द प्ले एम्फसाइजेस दैट फैमिली मेंबर्स शुड नॉट ओनली लव देयर मदर बट ऑल्सो रिस्पेक्ट हर टाइम एंड एफर्ट्स एंड ट्रीटिंग हर एज एन इक्वल रेदर देन एज सर्वेंट। आप अपनी मम्मी को एक नौकरानी मत समझो, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दो, उनके काम को एक्नॉलेज करो, जितना वो आपके लिए करती हैं उतना शायद ही कोई करता होगा। फिर है यहाँ पे विमेन्स एम्पावरमेंट। सो मिसेस पियर्सन जो है इस नाटक में क्या करती है, स्विच इन बिहेवियर असर्टिंग हर राइट्स एंड रिफ्यूजिंग टू बी मिसट्रीटेड। जब वो अपना बिहेवियर चेंज करती है, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो होता क्या है उससे, वो कहती है कि वुमेन शुड नॉट एक्सेप्ट बीइंग अंडर वैल्यूड। किसी भी महिला को, किसी भी विमेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। इंस्टेड दे शुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ। हर विमेन को अपने लिए एक आवाज उठानी चाहिए और डिमांड करना चाहिए जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती हैं। सो दिस थीम इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट इन सोसाइटीज। आज की डेट में भी जहां ऐसा होता है तो वो बहुत रिलेवेंट है भाई ये प्ले पूरा। चेंज इन फैमिली डायनेमिक्स। होता क्या है, द प्ले शोज दैट व्हेन मिसेस पियर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिसेस फिट्जलार्ड, देखो ये जो फिट्जलार्ड है ना, यही इसको बताती है कि आपके साथ बहुत गलत गलत हो रहा है, आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो, मुझसे एक्सचेंज करो, और फिर मैं इन लोगों को बताऊंगी, आपके परिवार वालों को, कि कैसे मम्मी की वैल्यू की जाती है, ठीक है। तो दिस हाईलाइट दैट चेंज इन फैमिली डायनेमिक्स इज पॉसिबल व्हेन वन टेक्स अ स्टैंड। फैमिली डायनेमिक्स चेंज होते हैं अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे।
पांचवा है बैलेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि द प्ले सजेस्ट दैट अ फैमिली फंक्शंस बेटर व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड इक्वली। किसी भी फैमिली को अगर अच्छे से रहना है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाओ, किसी एक बंदे पे यानी कि जैसे मदर है उस पे ही सब कुछ मत छोड़ दो ना, खुद भी थोड़ा काम करो। सो मिसेस पियर्सन्स ट्रांसफॉर्मेशन एनकरेजेस द आइडिया दैट हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो घर के काम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सोलली मदर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, आप भी अगर कोई काम कर सकते हो, कोई साफ सफाई कर दी, कोई झाड़ू लगा दिया, पोंछ दिया, उससे क्या हो जाएगा, ठीक है, मदर का थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। What is the significance of the people's acceptance of a Melon as their ruler in the tale of the Melon City? तो ये मेलन सिटी जो की कहानी है, इसमें मेलन को लोगों ने क्यों अपना रूलर बनाया, इसके पीछे का क्या है भाई, देखो। सो इन द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसको विक्रम सेठ ने लिखा है, द पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ मेलन एज देयर रूलर, लोग वहां के मेलन को अपना एक रूलर बनाते हैं, ये दिखाता है द एब्सर्डिटी ऑफ गवर्नेंस, ब्लाइंड एडहेरेंस टू ट्रेडिशन एंड द पैसिव नेचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कैसे, इसके अंदर ये बताया गया है कि ये एकदम मीनिंगलेस है भाई, कोई मेलन कैसे रूलर हो सकता है कहीं का। लेकिन देखो, ब्लाइंड फेथ है, अंधा विश्वास, कैसे, the people follow their age old tradition of selecting a ruler based on public demand, even if it means choosing something as absurd as a melon। यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिशन चलता है बहुत पुराना, जहाँ लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिमांड से किसी को रूलर अपना चुनते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक मेलन भी हो सकता है। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ सोसाइटीज समटाइम्स प्रायोरिटाइज कस्टम्स ओवर लॉजिक। ये कोई लॉजिक है कि एक मेलन को आप अपना रूलर बना दोगे? सो कभी कभी दिखाया जाता है कि कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि अपना कस्टम प्रायोरिटाइज कर देती हैं, लॉजिक को भूल जाती हैं, ब्लाइंडली फॉलो करती हैं कि भाई ये सच भी है, ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं, इतना कोई सोचता ही नहीं है। फिर है यहाँ पे डिजायर फॉर अ नॉन इंटरफेयरिंग रूलर। होता क्या है, द सिटीजन्स प्रेफर अ रूलर हु डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। वहां के लोग चाहते हैं कि रूलर्स उनकी लाइफ में ना घुसे। दे बिलीव दैट एज लॉन्ग एज दे आर लेफ्ट अलोन टू लिव इन पीस, लोग मानते हैं जब तक हम अकेले रहेंगे शांति से, इट डज नॉट मैटर हु देयर लीडर इज। ठीक है, वो कहते हैं कि चाहे मेलन ही क्यों ना हो, ठीक है, इवन इफ इट इज द मेलन, हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक हम शांति से रह रहे हैं, कोई भी वही रूलर बने। So this highlight the idea that people sometimes prioritize stability and freedom from governance over effective leadership। कभी कभी लोगों को कोई लीडर नहीं चाहिए होता, बल्कि वो पीस, वो फ्रीडम चाहिए होती है। सटायर ऑन गवर्नेंस एंड लीडरशिप, इसका मतलब है ये जो हमारा चैप्टर है ह्यूमरसली critiques the political systems where leaders often act as mere figureheads having no real impact on the lives of the people। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक मेलन भी रूलर बन गया, तो जो असली रूलर है वो क्या कर रहे हैं, लोगों का उन पे भरोसा नहीं है। इट सजेस्ट दैट गवर्नेंस कैन समटाइम्स बी रिड्यूस टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेदर देन एक्चुअल फंक्शनैलिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है उसको अच्छे से काम करते रहना चाहिए, वरना होता क्या है, कभी कभी लोगों को लीडर नहीं चाहिए होता, ठीक है, लोगों को बस थोड़ी सी शांति और थोड़ी फ्रीडम और अच्छा काम करने वाला कोई चाहिए होता है। इवन लोग कभी कभी इतना भी इलॉजिकल हो सकते हैं कि वो एक मेलन को भी अपना रूलर बना देंगे भाई। ठीक है, फिर है इनडिफरेंस ऑफ द पीपल। होता क्या है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द मेलन किंग सिंबलाइजेस द पैसिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। लोग कितने पैसिव हैं, हु आर अनविलिंग टू क्वेश्चन अथॉरिटी और डिमांड बेटर गवर्नेंस, जो सीधा सीधा बस मेलन को ही अपना वो किंग मान बैठे हैं, कोई वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अथॉरिटीज से। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ सिटीजन्स कैन बिकम इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल मैटर्स एज लॉन्ग एज देयर बेसिक नीड्स आर मेट। लोग जो है सवाल उठाना ही नहीं चाह रहे हैं, उनको अपना काम हो गया, वो पूछ नहीं रहे हैं कि भाई रूलर ने, पहले वाले ने गलत क्यों किया, या फिर क्या क्वेश्चन होने चाहिए रूलर्स के ऊपर। आयरनी एंड अब्सर्डिटी, यानी कि द स्टोरी इज फिल्ड विद आयरनी डिस्पाइट द ऑडिटी ऑफ हैविंग अ मेलन एज अ किंग। ठीक है, द पीपल आर सेटिस्फाइड, लोग खुश हैं भाई, एंड द सिटी फंक्शन स्मूथली, सिटी भी अच्छे से काम कर रही है। So this highlights the absurdity in real life political system where rulers may hold positions of power without contributing anything meaningful। यानी कि यही है कि भाई पूरी स्टोरी में बहुत आयरनी सा है कि भाई एक मेलन को किंग बना के भी पूरा का पूरा जो है वहां पे जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो बहुत ज्यादा खुशी से रह रहे हैं। What happens to the laburnum tree in September? तो लेबरनम टॉप जो कि एक हमारी पोम है, वहां से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है। तो इन द पोम लेबरनम टॉप होता क्या है, एट फर्स्ट द ट्री लुक्स क्वाइट एंड लाइफलेस। देखो भाई, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पोम का पीछे भी एक क्वेश्चन आया था,
वो एज इट इज आप लिख सकते हो, ठीक है। उसका आंसर कुछ इसी तरीके से बनता है, मैं हट जा रहा हूँ सामने से, आप इसको देख लेना, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है वापस दी हुई। क्योंकि होता क्या है, जब बर्ड नहीं आया होता तो ट्री बहुत साइलेंट होता है, डल होता है, येलो पत्तियां होती हैं, ठीक है। और जब बर्ड आता है तो ट्री थोड़ा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा नॉइजी हो जाता है, और जो बर्ड होता है वो वहां पे मूवमेंट करता है, चिरपिंग करता है, चहचहाता है। जब बर्ड चला जाता है तो वापस सब कुछ साइलेंट हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। हु वॉज प्रोफेसर गाइटोंडे एंड वाई वॉज ही गोइंग टू द लाइब्रेरी? ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइटोंड जो थे प्रोफेसर वो कौन है, वो लाइब्रेरी क्यों जाते हैं। तो प्रोफेसर गाइटोंड वॉज अ हिस्टोरियन, यानी कि वो हिस्टोरियन है, विच मीन्स ही स्टडी हिस्ट्री एंड वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट पास्ट इवेंट्स। यानी कि जो गाइटोंडे जी हैं वो हिस्ट्री, पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। वन डे, एक दिन होता क्या है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन, बहुत अजीब होता है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ वर्ल्ड वेयर हिस्ट्री वॉज नॉट द सेम एज ही हैड ऑलवेज नोन। यानी कि वो ऐसा सोचता है कि जैसी हिस्ट्री वो सोचता है वैसा असलियत में नहीं था। इन दिस न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया में, इंडिया हैड नॉट बीन रूल्ड बाय ब्रिटिश, इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं आया था। एंड थिंग्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड लर्न इन द बुक्स बिफोर। आज की डेट में भी आप बुक पढ़ोगे तो आपने यही तो पढ़ा है, ब्रिटिशर्स का रूल था, बट उसने कुछ और सोच लिया। तो दिस मेड हिम वेरी क्यूरियस एंड कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सो ही वांटेड टू नो वेदर दिस चेंज इन हिस्ट्री वाज रियल, क्या ये सच में हुआ है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। सो टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो डिसाइड करता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, जहाँ पे मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा, फैक्ट्स चेक करूंगा और जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब वो लाइब्रेरी जाता है तो वो उम्मीद करता है कि उसको आंसर मिलेगा कुछ क्वेश्चंस का, लाइक वॉज इंडिया रियली नेवर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, या फिर हाउ डिड हिस्ट्री टेक अ डिफरेंट पाथ, या व्हाट इवेंट्स हैपेंड इन दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री दैट वर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। कि भाई ये क्या क्या चीजें हो रही हैं जो मुझे दिख रहा है, क्या ऐसा ही हिस्ट्री में हुआ था या अलग था, क्या वाकई में ब्रिटिशर्स कभी इंडिया में रूल करने नहीं आए थे। तो वो ये सब बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को कंपेयर करके ये जानना चाहता था कि जो मतलब लाइब्रेरी से पता चल रहा है और जो चीज़ें वो समझ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वजह से वो लाइब्रेरी जाते हैं। मुराद वॉज अ काइंड हार्टेड यंग बॉय हु वॉज कंपैशनेट टू एनिमल्स। तो मुराद जो था वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है, और बहुत ही ज़्यादा एनिमल से प्यार करता है। ये कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि मुराद एक कैरेक्टर है, एक शॉर्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसको विलियम सरोयन ने लिखा है। और एक यंग लड़का था, काइंड हार्टेड है, एनिमल से बहुत प्यार करता है। सबसे पहले जो व्हाइट हॉर्स है उससे वो प्यार करता था, जैसे कि स्टोरी में दिखाया गया है। मुराद ने सीक्रेटली जो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स जो है वो उठा लिया था एक फार्मर का, जिसका नाम था जॉन बायरो। सो वो उसको चुराना नहीं चाहता था, बट वो हॉर्सेस को प्यार करता था और एक बार हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। तो यहाँ से उसका प्यार पता चलता है एनिमल का। और उसने कभी उस हॉर्स को हर्ट नहीं किया, और वो हमेशा मेक श्योर करता था कि अच्छे से उसका ध्यान रखे, उसको अच्छे से फीड करे, और उसको सुबह सुबह वो राइड करता था जब कोई ना उसको देखे। सो ही केप्ट द हॉर्स हिडन सेफली, फिर उसको वो छुपा के रखता था और उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता था, ना कि एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ से पता चलता है मुराद कितना प्यार करता है एनिमल से। फिर है हिज जेंटल नेचर, मुराद मानता था ही हैड अ स्पेशल कनेक्शन विद एनिमल्स, ठीक है, एंड ही थॉट दैट दे अंडरस्टूड हिम, वो मानता था एनिमल्स उसकी बात समझते हैं, एंड ही कुड मेक देम ट्रस्ट हिम इजीली, और वो जानवरों का भरोसा जीत सकता है। So he would talk to the horse in a soothing way and ride it confidently without using force। यानी कि वो घोड़े से बात करके उसको प्यार से मनाकर उसको राइड करता था, ना कि फोर्सफुली। तो इससे पता चलता है वो नेचुरल बॉन्ड कितना अच्छा था उसका एनिमल्स के साथ में। फिर है काइंडनेस टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो मुराद जो है घोड़े के साथ साथ नेचर से प्यार करता था। और होता क्या था, जिस मान लो बर्ड को चोट लगी हो, कोई इंजरी हो, तो उसको भी वो भाई हेल्प करता था हीलिंग में। तो ही हैड अ रेपुटेशन अमॉन्ग हिज पीपल, लोगों में उसकी एक रेपुटेशन थी कि वो जानवरों से, पक्षियों से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उनका दर्द समझ सकता है, जो कि बाकी कोई भी नहीं कर सकता। तो ये तो इसमें स्पेशल बात थी भाई। रिस्पेक्ट फॉर एनिमल फीलिंग्स, मुराद जो है वो एनिमल्स की फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है, वो क्रूएल्टी या एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना अपने फन के लिए, इस चीज में ये विश्वास नहीं रखता था। वो मानता था कि दे शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड काइंडनेस, ठीक है, बहुत प्यार से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे पता चलता है वो कितना ज्यादा एम्पैथी रखता था।
रिटर्निंग द हॉर्स। और जब उसने अच्छे से सब कुछ कर लिया तो उसने मुराद ने प्यार भी दिया, उस घोड़े को संभाल के भी रखा। उसने रियलाइज किया भाई ये घोड़ा उसका तो है नहीं, तो अपने पास उसे नहीं रखना चाहिए। ऑनेस्टली जो उसका ओनर है जॉनी बायरो, उसको जाकर उसने वो वापस पहुंचा दिया सेफली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन एंड्रयू पुल्ड इट आउट फ्रॉम अंडर द बेड इन द लेसन बर्थ। जो बर्थ है इसमें बच्चे का जन्म होता है, तो वो कंडीशन बतानी है, किस कंडीशन में था बच्चा उस टाइम पे। तो इन द स्टोरी बर्थ बाय एजे क्रॉनिन, जहां डॉक्टर एंड्रयू मेंसन एक बेबी को जब वहां पे डिलीवरी के टाइम पे देखता है, तो वो ऐसा लगता है मान लो ऑलमोस्ट वो बेबी मर चुका था। उसकी कंडीशन कैसी थी, वेरी पेल एंड लाइफलेस। इसका मतलब है द बेबीज स्किन वॉज वाइट, बेबी का जो वो था, जो उसकी स्किन थी वो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, कलरलेस, और लग रहा था उसमें कोई जान नहीं बची है। इट वॉज नॉट मूविंग एट ऑल एंड लुक्ड कंप्लीटली स्टिल, बिल्कुल बेबी हिल नहीं रहा था। उसकी स्किन ब्लू होती जा रही थी, मीन्स नो ऑक्सीजन। तो द बेबीज बॉडी हैड अ ब्लूइश कलर, बेबी की बॉडी ब्लू होती जा रही थी, विच मीन इट वॉज नॉट गेटिंग इनफ एयर टू ब्रीथ, वो सांसें नहीं सही से चल रही थी। सो इट लुक्ड एज इफ इट हैड बीन विदाउट ऑक्सीजन फॉर टू लॉन्ग, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, बॉडी उसकी ब्लू होती जा रही थी। और अम्बिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, होता क्या है, द बेबीज नेक वॉज टाइटली रैप्ड विद द अम्बिकल कॉर्ड विच स्टॉप्ड एयर फ्रॉम रीचिंग द बेबी। उसकी नेक पूरी टाइट हो चुकी थी, जो अम्बिकल कॉर्ड होती है उसकी वजह से। सो बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसको सांस लेने में, जन्म जब उसका हो गया था डिलीवरी के बाद। नो क्राइंग और मूवमेंट, होता क्या है नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, रोता नहीं है ना तो उसको सांस की दिक्कत हो जाएगी, अगर वो रोएगा तो वो अच्छे से सांस ले पाएगा। सो बेबी क्राइज व्हेन इट इज बोर्न, बट ये जो बच्चा था ये कंप्लीटली साइलेंट था, रोया नहीं। सो कोई भी ऐसे जब रोता नहीं है तो भाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, रो भी नहीं रहा था, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये कंडीशन थी। लुक्ड लाइक अ वैक्स डॉल, होता क्या है, वो मानो बेबी की जो बॉडी है बहुत स्मूथ हो गई थी, वैक्सी वैक्सी सी हो गई थी, मान लो कोई लाइफलेस डॉल हो। तो इससे डॉक्टर एंड्रयू को लग रहा था कि बेबी जो है वो अलाइव नहीं है। सो ऐसे में डॉक्टर ने क्या किया, इवन दो द बेबी लुक डेड, चाहे वो बेशक से बेबी ऐसा लग रहा हो कि डेड हो चुका है, बट डॉक्टर एंड्रयू डिड नॉट लूज होप, उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। ही वर्कड हार्ड टू ब्रिंग द बेबी बैक टू लाइफ, यानी कि उसने वापस से उस बेबी को जिंदा करने की कोशिश करी, अलग अलग मेथड उसने किए, जैसे बच्चे को गर्म करना और उसको हेल्प करना कि वो सांस ले पाए। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी इन चैलेंजिंग सिचुएशंस एज प्रेजेंटेड in the lessons we are not afraid to die if we can all be together and the adventure। ये दो स्टोरीज में कैसे बताया गया है कि जो ह्यूमन रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी, आप समय के अनुसार जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो ये दो कहानियों में क्या सीख मिलती है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जो कहानी है ये एक फैमिली की स्टोरी है जो कि एक लंबे सफर पर जाते हैं पानी पे, ठीक है, पानी के सफर पर अपना जहाज लेकर, वेव वॉकर नाम है उसका। एवरीथिंग गोज वेल, सब सही चल रहा होता है, बट कुछ दिनों बाद एक टेरिबल स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे उसकी बोट डैमेज हो जाती है बहुत ज्यादा और सिचुएशन खराब होने लगती है, पानी आने लगता है बोट में। तो इसमें होता क्या है, वो कैसे, रेजिलियंस का मतलब होता है स्टेइंग स्ट्रांग, मजबूत रहना। तो जो उनका फादर है, जो भी वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जो उनमें से जो उनका फादर है बच्चों का, द फादर डज नॉट गिव अप इवन व्हेन ही गेट इंजर्ड एंड टायर्ड। वो कितना भी थक गया हो उनका फादर, वो स्ट्रांग रहता है और वो लगातार बोट जहां जहां से टूटी फूटी है उसको फिक्स करता रहता है और सर्वाइवल के लिए लड़ता है। तो द मदर हेल्प्स बाय स्टेइंग काम, जो उन बच्चों की मदर है इस स्टोरी में, वो भी काम रहती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है चाहे वो कितना भी डरी हुई हो। तो यहाँ से पता चलता है उनके अंदर रेजिलियंस, वो कितना वो स्ट्रांग रह सकते हैं, ठीक है। फिर अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। तो जो इसमें बच्चा है स्टोरी में, जोनाथन और सुजैन, ये दो बच्चे हैं, ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं, पैनिक नहीं होते, और वो अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप कंफर्ट, मतलब कंफर्ट में रहो, पॉजिटिव रहो। इससे क्या है, सारी फैमिली का ये पता चलता है यार वो कितने अडेप्टिव लोग हैं। एंड वो सभी पानी बाहर निकालने में और जहां जहां से बोट टूटी है, जो ब्रोकन पार्ट है, उसको फिक्स करने में मदद करते हैं। फिर है यहाँ पे टीम वर्क, पूरी की पूरी फैमिली साथ में लगी हुई है बोट को बचाने में और अपने आप को बचाने में, एक दूसरे को वो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है, चाहे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत का समय क्यों ना हो, हमें एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए ताकि हम वो जो हार्ड चैलेंज है उससे ओवरकम कर पाए, ठीक है। फिर जो एडवेंचर स्टोरी है
इसके अंदर क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ हिस्ट्री प्रोफेसर नेम्ड गाइटोंडे, वन डे ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिस्ट्री। ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे गाइटोंडे वाला, ठीक है। तो ऐसे में गाइटोंडे जी क्या करते हैं, उसको पता है कि ये सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी न्यू है, तो वो फिर भी वो कॉन्फिडेंस अपना नहीं लूज होने देता और वो एक्सप्लोर करता है कि रियलिटी क्या है, जो मेरे को समझ में आया था कि वही रियलिटी है या कुछ और है। फिर है अडेप्टेबिलिटी, तो वो सोचता है लॉजिकली, ट्राई करता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हिस्ट्री डिफरेंट क्यों है इस दुनिया में, जो नई दुनिया में वो खुद को सोच रहा है। तो ऐसे में फिर वो लाइब्रेरी जाता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो अडेप्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। सो ये दो चीज़ें आ सकती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो गायतोंदे जी हैं वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। ये जो डिफरेंस आया है, ये जो हिस्ट्री अलग से एक मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सही है या क्या एक्सप्लेनेशन सही है। तो यही है जब आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज कभी कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको काम रहना चाहिए, क्लियरली सोचना चाहिए। नई सिचुएशंस कभी कभी आपको आगे बढ़ने में भी मदद कर सकती हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। फिर है कंपैरिजन ऑफ दी बोथ स्टोरीज, दोनों स्टोरीज को अगर कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा, एक तो आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, चाहे आपको किसी तूफान का सामना करना पड़े या कोई अननोन सिचुएशन का सामना करना पड़े, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अडेप्ट टू चेंज, यानी कि प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, बट हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तीसरा है टीम वर्क, जब आप टीम वर्क करते हो साथ में मिलकर तो हमेशा ये काम करता ही करता है। फिर है आपको पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, चाहे वर्स्ट सिचुएशन, बेकार से बेकार सिचुएशन क्यों ना हो, पर आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। डिस्कस हाउ द पोम चाइल्डहुड बाय मार्कस नटन एंड द फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स एक्सप्लोर द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये दो पोएम्स को कंपेयर करके हुए आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो चाइल्डहुड है, इसकी थीम और समरी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा आप कर लोगे। तो दिस रिफ्लेक्टिव पोएम रिवॉल्व अराउंड द पोएट सर्च फॉर द एग्जैक्ट मोमेंट, वो सोचता है व्हेन हिज चाइल्डहुड एंडेड एंड एडल्टहुड बिगेन, यानी कि जब उसका बचपना, ये पोएम बताती है जब हमारा बचपना खत्म होता है और हमारा एडल्टहुड शुरू होता है। तो जब वो बड़ा होता है वो रियलाइज करता है द चाइल्डहुड इज नॉट जस्ट एन एज, कि चाइल्डहुड बचपन सिर्फ एक उम्र नहीं होती, बल्कि एक फेज होता है जहां आप इनोसेंस में जीते हो, सिंपल रहते हो, अनक्वेश्चनिंग ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, आप दुनिया की हर चीज पे विश्वास करते हो। तो यहाँ पे नेटन बताता है कि व्हेन ही बिगेन टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड डेवलप्ड रैशनल थिंकिंग, व्हेन, ये यहाँ पे बताता है कि भाई उसको कब पता चला कि हाँ मेरा बचपन अब खो चुका है। वो कहता है जब मैंने इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू किया, ज्यादा रैशनल थिंकिंग, ज्यादा तर्क वितर्क करने लगा, तो मुझे पता चला मेरा बचपन जा चुका है। When he recognized the hypocrisy in adults, realizing they don't always practice what they preach, यानी कि जब उसको महसूस होने लगा जो बड़े लोग जो भाषण देते हैं ना, वो खुद भी उसको फॉलो नहीं करते, बस भाषण होता है वो। When he understood that his identity is separate from others, जब उसने देखा कि हाँ यार मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं अलग हूँ, which brought as a sense of individuality but also isolation, वो देखता है हाँ अब मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह ट्रीट करता था हर कोई। सो ये पोम यही बताती है कि एडल्टहुड, जब आप बड़े होते हो, एडल्ट होते हो, तो आपका एक नया पर्सपेक्टिव बनता है, ठीक है, वन दैट इज मोर रैशनल बट ऑल्सो मोर डिसेंचेंटेड, ठीक है। द पोएट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ लॉस, यहाँ पे पोएट को यही फील हो रहा है जब वो बचपन से, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आ रहा है तो उसने कुछ खोया है, और उसको एक नोस्टैल्जिया भी फील हो रहा है बचपन की बातें जब वो याद करता है कि बचपन मेरा केयर फ्री था, इंडिपेंडेंट था, ज्यादा सोचना वोचना नहीं होता था, सब अच्छे से चल रहा था। वहीं फादर टू सन, ठीक है, जो एलिजाबेथ जेनिंग ने लिखी है, इसमें क्या है, दिस पोम फोकसेस ऑन दी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। इसमें एक तो है सन और एक है फादर, दोनों का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो लड़का है जब वो मैच्योर होता है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा अपने पापा से इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है, दूर हो जाता है। द फादर फील्स अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट, फादर को भी फील होता है कि भाई जो मेरा बेटा है वो मेरे से मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा, तो वो समझ जाता है कि ही नो लॉन्गर अंडरस्टैंड हिज सन्स थॉट, यानी कि जो पिता है, जो फादर है, उसको समझ आ जाता है मैं अपने बेटे की बातों को, उसकी चॉइस को, उसके जीवन जीने के तरीके को नहीं समझ पाता। सो डिस्पाइट शेयरिंग अ होम, वो एक ही घर में रहते हैं, दे सीम टू इनहेबिट डिफरेंट वर्ल्ड्स, लगता है ऐसा है वो अलग अलग दुनिया के हैं दो लोग, पर हैं तो बाप बेटे एक ही घर के। सो द फादर एक्नॉलेजेस हिज फेलियर टू ट्रूली कनेक्ट विद हिज सन, वो कहता है कि भाई जब मेरा बच्चा छोटा था
मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा ही फेलियर है, मेरी गलती है कि मैं उसको नहीं समझ पाया। एंड नाउ एज एन एडल्ट जो बच्चा है उसका, वो ऐसा लग रहा है मानो एकदम स्ट्रेंजर हो उसके लिए, क्योंकि वो कनेक्शन मैं बना ही नहीं पाया कभी बचपन से। तो ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट, उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है, कंफ्यूजन फील होती है, और वो कहता है कि भाई वो काश वो मतलब वापस से बॉन्ड बन जाए, लेकिन वो कम्युनिकेशन अभी भी बैरियर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, वो बैरियर अभी भी आ रहा है, वो हिचक अभी भी गई नहीं है। फिर है एग्जामिन हाउ द ऑथर यूजेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट टू डीपेन द इम्पैक्ट ऑफ द नरेटर्स मेमोरीज ऑफ द एड्रेस। द एड्रेस से अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो हाउ डज दिस टेक्निक रिवील द नरेटर्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जर्नी। तो आपको बताना है कि मतलब किस तरीके से इसमें पूछा जा रहा है कि ये मेमोरीज वगैरह। देखो पास्ट और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो ये समझो। पास्ट में क्या है इस स्टोरी में बताया गया है, जो नरेटर है, जो यानी कि जो स्टोरी बता रहा है, जो बता रही है सॉरी, रिमेंबर हर मदर्स थिंग्स इन अ हैप्पी एंड लविंग होम। जब इनका अपना घर होता था जहाँ उनका उनकी मम्मी का सामान था, तो दीज आइटम्स मेड हर फील सेफ एंड कनेक्टेड टू हर मदर। वो सामान उनकी मम्मी से जुड़ा था, बहुत अच्छा लगता था। एवरीथिंग फेल्ट फेमिलियर एंड फुल ऑफ वार्मथ, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, सब कुछ बहुत फेमिलियर था। प्रेजेंट में क्या है, जब वो जाती है व्हेन शी विजिट द हाउस जहाँ पे वो पहले रहते थे, अब वहाँ कोई और रह रहा है, वो आइटम्स वेयर दीज आइटम्स आर नाउ दे फील स्ट्रेंज एंड एम्प्टी। वहाँ पे वो आइटम्स दिख नहीं रही हैं बहुत सारी, और दिख भी रही हैं तो बहुत स्ट्रेंज लग रही हैं। द ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर ब्रिंग कंफर्ट और हैप्पीनेस। अब जब वो वहाँ खुद नहीं रहती तो वो सामान देखकर उसको बहुत अनफेमिलियर, बहुत कोल्ड सी फीलिंग आती है, बहुत बुरा लगता है वो सब देखकर, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाउ दिस कंट्रास्ट अफेक्ट द नरेटर, ये सब चीजें पहले ऐसी थी अब ऐसी हैं, इससे नरेटर पे क्या असर पड़ा। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, जो डिफरेंस है इससे क्या होता है, उसकी मेमोरीज जो होती हैं वो और स्ट्रोंगर और बहुत ज्यादा वो और इमोशनल हो जाती है। उसको रियलाइज होता है कि जिस चीज से एक टाइम पे मुझे खुशी होती थी अपनी मम्मी का सामान देखकर, जो भी आइटम्स जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, आज मुझे वो याद दिलवा रहा है कि मैं कितना ज्यादा हमारा लॉस हुआ है। सो दिस कंट्रास्ट मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट टाइम हैज चेंज्ड एवरीथिंग, कि समय के साथ सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है, और अब वो चीजें वापस नहीं आएंगी, तो वो बहुत बुरा फील कर रही है। अब यहाँ पे नरेटर की जो इमोशनल जर्नी है वो आपको बताता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो बहुत होपफुल होती है, वो होप करती है हाँ मैं अपने मम्मी की चीज़ें देखने जा रही हूँ, वापस से मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो डिसअपॉइंट हो जाती है जब उसको रियलाइज होता है, जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो चीज़ें अब वापस उसको वो फीलिंग नहीं दिलवा रही हैं, और वो दे रिमाइंड हर दैट हर मदर इज गॉन। वो चीज़ें याद दिलवा रही है कि मेरी मम्मी अब नहीं रही। एक टाइम पे मम्मी की चीज़ें अच्छी लगती थी, बट आज मम्मी नहीं है और उनका सामान अगर देखती हूं तो लगता है मानो मेरे को वापस से सैडनेस होती है कि मेरी मम्मी भी चली गई। फाइनली वो ट्रूथ, जो सच्चाई को एक्सेप्ट करती है, शी अंडरस्टैंड दैट मेमोरीज स्टे इन द हार्ट नॉट इन ऑब्जेक्ट्स। उसको पता चल जाता है जो यादें हैं वो दिलों में रहती हैं, सामानों में नहीं रहती। तो वो कहती है शी डिसाइड्स टू मूव एंड मूव ऑन कर लेगी, वो ये सब सोच दोबारा नहीं आएगी उसके माइंड में, जो पास्ट था उसको छोड़कर वो आगे बढ़ेगी, ऐसा वो सोचती है। और मैं आपको बताऊं इस स्टोरी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मीनिंग क्या है। इन द पास्ट दे सिंबलाइज लव एंड केयर। पास्ट में तो वो सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्यार और केयर को सिंबलाइज करते हैं, बट आज अगर वही ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे, जब वो बंदा ही चला गया तो उसका सामान आपको और और दुखी कर देगा। तो ऑब्जेक्ट्स कैनॉट ब्रिंग बैक पीपल और फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट। जो सामान होता है ना, वो कभी भी, जिसका सामान है, मान लो उसकी मम्मी नहीं है, डेथ हो गई, अब वो सामान उसकी मम्मी को तो वापस लाएगा नहीं। तो लेसन क्या सीखा हमने, इट इज नेचुरल टू मिस द पास्ट। बहुत नेचुरल है कि आप पास्ट में किसी को खोया है आपने तो आप याद करो, बट लाइफ ऐसी है, लाइफ चलती रहती है। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ो, उसी में ही आपकी खुशी है, नॉट फ्रॉम होल्डिंग ऑन टू ओल्ड थिंग्स। पुराने चीजों पे अटके रहोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। मेमोरीज स्टे विद अस इवन विदाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यादें हमारे अंदर रहती हैं, दिल में रहती हैं, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, ठीक है। In the tale of Melon City, how was the new ruler of Melon City selected? What is ironic about the selection? Elucidate. जो टेल है, जो कहानी है मेलन सिटी, उसका जो नया रूलर है उसको कैसे चूज किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ द न्यू रूलर वॉज चूजन। तो इसके अंदर होता क्या है, आफ्टर द ओल्ड किंग वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज ओन ऑर्डर्स द मिनिस्टर्स नीडेड टू चूज अ न्यू रूलर। जब पुराना रूलर हट गया, पुराना राजा हट गया, अब सभी मिनिस्टर्स को एक नया
जो रूलर है वो चुनना था। तो दे डिसाइडेड टू फॉलो एन ओल्ड ट्रेडिशन, एक पुराना ट्रेडिशन जो था इनका वो इन्होंने फॉलो करने का सोचा, यानी कि हु एवर पास्ड थ्रू द सिटी गेट फर्स्ट वुड डिसाइड हु शुड बी द नेक्स्ट किंग, जो भी इस शहर के गेट से सबसे पहले पास हुआ है वो डिसाइड करेगा अगला राजा कौन बनेगा। तो दिस मेथड शोज हाउ द सिटी ब्लाइंडली फॉलोड कस्टम्स विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर लॉजिक। कोई लॉजिक है? अब मान लो यार कोई भी चला जाएगा गेट से निकल के, आप उसको राजा बना दोगे? तो ऐसा इनका बहुत पुराना अंधविश्वास था। वाई अ मेलन वॉज चूजन, होता क्या है, द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू द गेट वॉज अ सिंपल मैन, एक आम आदमी जो वहां से निकला। तो व्हेन द मिनिस्टर आस्क्ड हिम हु शुड बी द न्यू किंग, वो जब उससे पूछा जाता है भाई तू बता कि अब किसको राजा बनाया जाए, ही कैजुअली सेड अ मेलन, वो कहता है एक मेलन को राजा बना देते हैं, बिकॉज इट वॉज हिज फेवरेट थिंग, क्योंकि उसे वो पसंद थी वो चीज। तो टेकिंग हिज आंसर सीरियसली, भाई वो लोग मिनिस्टर उसके आंसर को सीरियस ले लेते हैं और वो एक वाकई में एक मेलन को, भाई मेलन को ही एक नया राजा बना देते हैं और उसको ही ताज पहना देते हैं। समझ रहे हो लोग कितना अंधविश्वास करते हैं। आयरनी है ना सिचुएशन, इट इज वेरी आयरनिक, यानी कि फनी है लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड है। दैट सिटी एक्सेप्टेड अ फ्रूट एज देयर रूलर, क्योंकि मेलन एक फ्रूट होता है और वो सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ वाइज और कैपेबल लीडर, वहां के लोग चाहते तो कोई अच्छा लीडर चुनते, दे ब्लाइंडली फॉलोड ट्रेडिशन विदाउट क्वेश्चनिंग इट, लोगों ने सवाल भी नहीं उठाया और जो भी बात हुई उसको मान लिया। एक फल, एक फ्रूट को ही उन्होंने अपना राजा बना लिया जो बिल्कुल मीनिंगलेस और इलॉजिकल था। हाउ पीपल रिएक्टेड, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, लोग सरप्राइज हो गए। द पीपल ऑफ सिटी वर हैप्पी विद द मेलन किंग, लोग खुश हो गए, चलो यार मेलन को ही बना दो राजा। सो दे बिलीव्ड दैट, उन्होंने विश्वास किया कि एज लॉन्ग एज देयर रूलर डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइव्स, जब तक कोई रूलर हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता तो हम खुश हैं, चाहे बेशक वो एक मेलन ही क्यों ना हो, ठीक है। लोगों ने इस तरीके से रिएक्शन दिया अपना। अब इस स्टोरी से मैसेज क्या आता है, द स्टोरी मेक्स फन ऑफ द वे सम गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज फॉलो ओल्ड ट्रेडिशन, ये मजाक बनाया गया है जो लोग पुराने अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। इट शोज हाउ एब्सर्ड डिसीजंस कैन मेड व्हेन पीपल डू नॉट क्वेश्चन अथॉरिटी, जब लोग सवाल नहीं उठाते तो ऐसे ही बहुत बेकार डिसीजंस लिए जाते हैं। और इट ऑल्सो सजेस्ट दैट पीपल केयर मोर अबाउट देयर फ्रीडम एंड पीस रेदर देन, मतलब लोग ये नहीं सोचते कि कौन रूलर है, एक्चुअली लोगों को अपना फायदा चाहिए बस। तो यही है भाई, कितनी फूलिशनेस है और ह्यूमर भरा हुआ है। फिर है वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज एजुकेशन, तो जो ग्रैंड मदर है उसको शहरी एजुकेशन क्यों नहीं अच्छी लगती थी, ये आपको बताना है। तो आइए फिर देखते हैं कि आखिर वो खुश क्यों नहीं थी ग्रैंड मदर। सबसे पहला जो वो अपना पॉइंट बताती हैं वो कहती हैं लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। वो कहती हैं विलेज में क्या होता है, द नरेटर्स एजुकेशन, जो वो छोटा बच्चा था, ठीक है, जो नरेटर है हमारा, वो जब बचपन में पढ़ता था तो उसको रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती थी और उसको ग्रंथ वगैरह भी पढ़ाए जाते थे, जिसकी बहुत वैल्यू करती है ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ। लेकिन जो शहर में स्कूल था, जो खुशवंत सिंह का, ठीक है, शहरी स्कूल था, हाउएवर डिड नॉट टीच दीज सब्जेक्ट्स, और वहां पे क्या है, रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाती थी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार लगा, अच्छा नहीं लगा ग्रैंड मदर को। दूसरा है फोकस ऑन साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ग्रैंड मदर कहती है जो शहर का स्कूल है वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, जिससे कि ग्रैंड मदर को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये सब रिलेट कर पाना। वो कहती है कि स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज तो पढ़ाई नहीं जाती, बस आप साइंस वगैरह पढ़ाते रहते हो। नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ग्रैंड मदर कहती है बहुत दिल में उनको दर्द होता है, मतलब बहुत दुखी होती है कि भगवानों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता, मॉरलिटी क्यों नहीं सिखाई जाती, ग्रंथ हमारे जितने भी हैं वो सब क्यों नहीं पढ़ाए जाते। तो ये कुछ रीजन है जो वो देती है जिसकी वजह से वो दुखी थी। फिर है डिसलाइक फॉर म्यूजिक। ग्रैंड मदर स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ऑफ म्यूजिक बीइंग टॉट इन द स्कूल। वो कहती है स्कूल में म्यूजिक नहीं सिखाया जाना चाहिए, बिलीविंग इट वाज मेंट ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ लोअर क्लास पीपल एंड नॉट फॉर रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स। वो मानती थी म्यूजिक जो है ना वो लोअर क्लास लोगों के एंटरटेनमेंट की चीज़ है, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। फिर फीलिंग ऑफ एलिनेशन। वो कहती है द ग्रैंड मदर फेल्ट लेफ्ट आउट एंड डिसकनेक्टेड as she could not understand or appreciate the new educational method and content, leading to her dissatisfaction। वो देखती है कि हाँ अब मुझे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो मेरे समझ से बाहर है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज।
वो मानती हैं कि मॉडर्न एजुकेशन वाज कॉजिंग द यंगर जनरेशन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज। जो मॉडर्न आज की एजुकेशन है वो आज की युवा पीढ़ी को हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज और कल्चरल हेरिटेज से दूर लेकर जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द वेव वॉकर? वेव वॉकर जो कि बोट है वो किस तरीके का था, अब वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। तो क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें जो आप अगर देखोगे जो वेव वॉकर बोट है उसका टाइप और उसका डिजाइन, तो द वेव वॉकर वाज अ 23 मीटर लॉन्ग 30 टन वुडन हल्ड बोट, लकड़ी की थी, स्पेशली बिल्ट फॉर लॉन्ग सी वॉयजेस, लंबी समुद्री यात्राओं के लिए इसको बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट वाज प्रोफेशनली कंस्ट्रक्टेड, प्रोफेशनल्स ने इनको बनाया था, इसका डिजाइन भी प्रोफेशनल्स ने ही ऐसा बनाया था कि रफ वेदर को भी ये फेस कर ले, और लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग, लंबे समय तक अगर समुद्र में चलना है तो वो उसके लिए रिलायबल हो। तीसरा है इक्विपमेंट एंड प्रिपरेशन। सो द बोट वाज थोरोली प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया था जर्नी के लिए, जहां सारे नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे बोट के अंदर, सारी सप्लाईज थी, जिससे अगर टफ कंडीशन भी आ जाए तो जो क्रू है, जो लोग हैं वो सेफ रहें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। परफॉर्मेंस इन द वॉयज। सो इनिशियली द बोट परफॉर्म्ड वेल, शुरू शुरू में तो वो सब सही चलता है, बट एक सीवियर स्टॉर्म, एक बहुत तकड़ा एक वो क्या कहते हैं तूफान आता है, सो इट फेस्ड मैसिव डैमेज। तो बोट में बहुत डैमेज हो जाता है, जिससे बहुत से उसके पार्ट टूट जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिससे अफेक्ट होती है वो बोट। फिर है रिजिलेंस, यानी कि डिस्पाइट द डैमेज, कितनी भी डैमेज हो जाए, द वेव वॉकर मैनेज टू स्टे अफ्लोट ड्यू टू द क्रूज एफर्ट। वो फिर भी डैमेज के बाद भी जो बोट है वो चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि जो क्रू है वो एफर्ट कर रहा होता है लगातार पानी को बाहर निकालना और टेम्पररी रिपेयर करना बोट को जितना हो सकता है। What dilemma was faced by Andrew when he saw the stillborn child? वो जो डॉक्टर थे, बच्चे वाली स्टोरी याद है, तो वो क्या डिलेमा में थे, मदर और चाइल्ड। तो सबसे पहले तो वो एक क्रिटिकल चॉइस में आ गए कि किस पे फोकस करूं, माँ की जान बचाऊं जो अनकॉन्शियस है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेट में है डिलीवरी के बाद, या बच्चे को रिवाइव करूं, वो कंफ्यूज हो गए। फिर मदर्स क्रिटिकल कंडीशन, मदर बहुत वीक थी, स्ट्रगल कर रही थी, और डॉक्टर जो था उसको इंश्योर करना था कि उसको भी सरवाइव करवाना है, ठीक है, बाय एडमिनिस्ट्रिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको पूरा ट्रीटमेंट देना है और उसको स्टेबल करना है। प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, लेकिन जो फैमिली बहुत एंजाइटी में थे, जितने भी मेंबर्स थे वर फोकस्ड ऑन दी मदर्स वेलबींग, पुटिंग प्रेशर ऑन एंड्रयू टू प्रायोरिटाइज हर ओवर द चाइल्ड। और सभी फैमिली वाले लोग कह रहे थे भाई बच्चे को छोड़ो, पहले माँ की जान बचाओ, लेकिन डॉक्टर को तो दोनों की जान बचानी है ना, तो वो इसमें कंफ्यूज हो गया। फिर है इंस्टिंक्ट एज अ डॉक्टर। सो डिस्पाइट द फैमिलीज कंसर्न, ठीक है, फैमिली कुछ भी बोले, एंड्रयूज मेडिकल इंस्ट्रक्शंस पुश्ड हिम टू अटेम्प्ट टू रिवाइव द लाइफलेस बेबी आफ्टर इंश्योरिंग द मदर्स सेफ्टी। भाई मम्मी को सेव करो, फिर जो बच्चा है जो लाइफलेस लग रहा है उसको भी सेव करना है, ठीक है। फिर है अनसर्टेनिटी अबाउट सक्सेस। होता क्या है, डॉक्टर जो था वो श्योर नहीं था कि उसके एफर्ट्स जो हैं बच्चे को रिवाइव करने के वो वर्क करेंगे या नहीं, बट ही टुक अ चांस, वो चांस लेता है भाई, अपनी ड्यूटी और जो उसका डिटर्मिनेशन है उसको वो दिखाता है कि हाँ भाई मैं जान तो बचा के रहूंगा। हाउ डिड द चॉइस ऑफ द पर्सन टू बी हैंग्ड बिकम आयरनिकल फॉर द किंग, ठीक है, हाउ डिड द चॉइस ऑफ द पर्सन टू बी हैंग्ड, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये कहाँ से है। होता क्या है, किंग्स ऑन गिल्ट, जो राजा था उसकी गलती थी। आफ्टर अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इनटू हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क, जो वो आर्क है वो गलत तरीके से किसने बनाया, इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ब्लेम शिफ्टेड फ्रॉम द आर्किटेक्ट टू द किंग हिमसेल्फ, ठीक है। जो वो खराब सा एंट्रेंस वाला आर्क था वो, उसमें क्या था कि फांसी दी जानी थी जिसने भी खराब बनाया है। तो ऐसे में ब्लेम सबसे पहले तो आर्किटेक्ट पे आया, घूमते फिरते वो किंग के ऊपर ही आ गया। कैसे, द किंग हु इनिशियली वांटेड जस्टिस, जो चाहता था जस्टिस हो, वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी, वो ही बाद में गिल्टी हुआ और उसको ही बोला भाई चलो इसको ही फांसी पे लटका दो। होता क्या है, पूरा प्रोसेस जो था ये एक साइकिल बना दी गई। कैसे, वेयर एवरीवन फ्रॉम द आर्किटेक्ट टू वर्कमैन पास द ब्लेम, यानी कि जो जितने भी मजदूर थे वो शुरू हुए भाई मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। अल्टीमेटली जो किंग था वो ही गिल्टी होता है और बाद में वो ही फंस जाता है अपने वर्ड्स में, ठीक है। पब्लिक्स डिमांड फॉर हैंगिंग, होता क्या है,
द किंग्स डिलेमा इंटेंसिफाइड व्हेन द पब्लिक इंसिस्टेड दैट समवन मस्ट बी हैंग्ड टू अपहोल्ड जस्टिस। लोग कहते हैं जिसने भी ये गलती करी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सो आयरनिकली द किंग डिसाइडेड दैट अ गिल्टी पर्सन शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड द मिनिस्टर आफ्टर डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट द किंग हिमसेल्फ फिट द क्राइटेरिया। अब वो कहता है जो गिल्टी होगा ना वो टांग दिया जाएगा फांसी पे। बाद में क्या है, मिनिस्टर बताते हैं महाराज ये तो आप ही हो। होता क्या है, द सिचुएशन टर्न आयरनिक एज द वेरी रूलर हु इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स, जिसने ये शुरू किया जस्टिस का प्रोसेस, वो खुद ही विक्टिम निकला अपने जुडिशियल सिस्टम का भाई। तो इसको वही कहते हैं ना कि भाई अंधों में काना राजा। तो ये अंधेर नगरी और वैसा राजा, मतलब सभी लोग भी ऐसे है कि मतलब एंट्री गेट का जो आर्क है वो खराब बना, तो इसमें इतना बवाल क्यों मचाना था। और अगर खराब हुआ तो बोला भाई इसको फांसी पे चढ़ा देंगे जिसकी गलती है। अब वो जो आर्किटेक्ट है वो बोलेगा मैंने नहीं किया, मेरे वर्कर की गलती थी, वर्कर बोलेगा मैंने नहीं किया, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। वो लास्ट में घूम फिर के किंग के ऊपर बात आ गई। बस फिर आउटकम बेनिफिटिंग द पीपल। हुआ क्या, एक ट्विस्ट होता है। द पीपल इंसिस्टेड दैट देयर न्यू रूलर शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ अ मेलन। अब जब वो राजा पहले वाला हट जाता है या उसकी फांसी हो जाती है तो अब वो मेलन वाली कहानी आप आगे लिख देना। तो वो मेलन वाली स्टोरी आ जाएगी जो हमने पीछे देखे हैं। एलिब्रेट ऑन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके बीच का जो बॉन्ड था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो चाइल्डहुड में कैसा था। तो द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स। जब वो छोटा था वो एक गांव में रहते थे तो बॉन्ड उनका बहुत अच्छा था। शी टुक केयर ऑफ हिम, वो उसका ध्यान रखती थी। अकम्पनीड हिम टू द स्कूल, स्कूल छोड़ने जाती थी। इवन स्टडी में हेल्प करती थी और उसको रिलीजियस टीचिंग्स, अच्छी बातें, धर्म अधर्म भी सिखाती थी। धर्म अधर्म क्या होता है वो सिखाती थी। उनका रूटीन ऐसा होता था साथ में स्कूल जाना, जहाँ पे वो बच्चा जब अंदर पढ़ रहा होता था खुशवंत तो वो टेम्पल में चली जाती थी। और इसके अलावा स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ग्रंथ वगैरह पढ़ना, जब बच्चा जो वो खुशवंत था वो अटेंड कर रहा होता था क्लास। तो बहुत ही केयर, कंपेनियनशिप, बहुत अच्छा एक पीरियड था इनका। फिर है अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। होता क्या है, देयर रिलेशनशिप वाज बिल्ड ऑन म्यूचुअल लव। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, चाहे वो वर्ड्स में ना बोले। बट जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा चाहती थी कि भाई मतलब मेरे बच्चे का ध्यान रखूं, उसको सुरक्षित रखूं। बहुत उसकी केयर करती थी सेल्फलेसली। और वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता था अपनी ग्रैंड मदर की, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता था खुशवंत सिंह भी। इम्पैक्ट ऑफ अर्बन लाइफ। लेकिन जब वो उसकी स्टडी थोड़ी आगे बढ़ी, अब उनको शहर में जाना था गांव छोड़कर, सो उनका रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ डिस्टेंस आ गया। क्योंकि अब जो एजुकेशन शहर की थी वो गांव से अलग थी। और शहरी एजुकेशन में क्या है, धर्म वगैरह ये सब थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। तो द ग्रैंड मदर डिसअप्रूव्ड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये सेम क्वेश्चन पीछे भी आ रखा है कि वो डिससेटिस्फेक्शन का रीजन क्या था, वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अनचेंजिंग लव एंड केयर। होता क्या है, जब बड़ा होता जाता है ऑथर खुशवंत सिंह, जब वो अब्रॉड चला जाता है अपनी आगे की स्टडीज के लिए, ग्रैंड मदर अभी भी अपना प्यार उसको दिखाती है अपनी प्रार्थनाओं में, अपने प्रेयर्स में। चाहती है कि जो वो खुशवंत है वो अच्छे से रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे। शी डिड नॉट शो हर इमोशंस। वो अपने शो नहीं करती इमोशंस ओपनली, बट वो क्या है, वो साइलेंट वे में बहुत प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा खुश रहे। और जब वो अब्रॉड से वापस आता है, शी वेलकम हिम वार्मली। उसके वो बहुत अच्छे से स्वागत भी करती है कि भाई हाँ बॉन्ड अभी भी बहुत अच्छा है, वो दिखाती है। ठीक है। ग्रैंड मदर्स डिवोशन एंड फाइनल मोमेंट। होता क्या है, जब ग्रैंड मदर थी तो बुजुर्ग ना, उनके अंतिम दिनों में ग्रैंड मदर ज्यादातर अपना टाइम प्रे करते हुए गुजारती थी, चैंटिंग करते हुए, नाम जप करते हुए। और उसको पता था मेरा अब एंड होने वाला है। इवन ऑन हर डेथ बेड, वो जब बिल्कुल मरने वाली थी, शी डिड नॉट वांट टू टॉक मच। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो फोकस करती थी बस अपना स्पिरिचुअल बिलीव्स, भगवान का नाम जपना। और ऑथर फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ लॉस। बहुत ज़्यादा दुखी हुआ ऑथर जब उसे पता चला कि अब मेरी ग्रैंड मदर नहीं रही जो बचपन से मेरी साथी थी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ मदर फ्रॉम द प्ले मदर्स डे विद दैट ऑफ मॉडर्न डे मदर। आज की डेट में जो मदर्स हैं और जो मदर्स डे जो प्ले है उसमें जो मदर है उसमें रोल क्या है वो आपको बताना है, कंट्रास्ट करना है, डिफरेंस। सबसे पहला है सैक्रिफिशियल नेचर। जो हमारा प्ले है उसमें जो मिसेस पियर्सन है वो ट्रेडिशनल मदर है, लाइक मैनी मदर्स ऑफ हर टाइम। वो क्या है, अपना अपनी जो इच्छाएं हैं वो छोड़कर फैमिली को प्रायोरिटाइज करना,
और अपनी नीड्स को छोड़कर उनकी नीड्स पूरी करना। बट मॉडर्न डे, आज की डेट में जो मदर्स होती हैं, इवन टुडे बहुत सी मदर्स आज भी फैमिलीज को प्रायोरिटाइज करती हैं, बैलेंस भी करती हैं, काम भी, घर का काम भी, और सेक्रीफाइस करती हैं आज भी अपने बच्चों के भले के लिए। तो ये है आज भी। इमोशनल स्ट्रेंथ, जो मिसिस पियर्सन है वो क्या है, वो कितना भी उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, बट फिर भी वो साइलेंटली मतलब काम करती रहती है अनटिल शी इज एनकरेज टू टेक अ स्टैंड। जब तक किसी बाहर से आगे वो फिट जिलार्ड जी ने उसको बोला नहीं था, जब तक वो मान रही थी यार, मतलब इमोशनली बहुत वैसी थी वो। मॉडर्न डे में क्या होता है, मॉडर्न मदर्स ऑल्सो शो इमोशनल रिजिलियंस बट आर मोर वोकल अबाउट देयर नीड्स एंड चैलेंजेस, सीइंग सपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। आज की डेट में अगर कुछ गलत होता है तो जो मदर है आज की, वो बोल देती हैं, कोशिश करती हैं बोलने की, बट जो पियर्सन जी है वो नहीं बोल पाती थी। डिजायर फॉर रिस्पेक्ट, मिसिस पियर्सन जो है शी लॉन्ग्स फॉर रिस्पेक्ट, वो चाहती है कि वो रिस्पेक्ट हो उसकी, उसका भी जो काम है, जो उसके एफर्ट्स हैं, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। मॉडर्न डे मदर क्या है, टुडेज मदर ऑल्सो सीक रिस्पेक्ट, आज की भी जो माताएं हैं, मदर्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल पार्टनरशिप चाहिए फैमिली के अंदर, सबको इक्वल समझा जाए, हर मदर को वो इज्जत मिले, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, ऐसा ना हो सारा काम बस मम्मी से करवा रहे हो। अब अगर आप इसको कंट्रास्ट में देखो, तो सबसे पहले है यहाँ पे सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। मिसिस पियर्सन क्या है, शी इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल हाउस होल्ड ड्यूटीज विदाउट क्वेश्चनिंग, इनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता था, जो उनकी फैमिली वाले थे, कि ये सारा काम करे बिना कुछ पूछे। ठीक है, और वो ऐसा देखा जाता था कि बस वो घर का काम करने वाली एक वो है रोबोट। मॉडर्न डे मदर, आज की जो माताएं हैं, मॉडर्न मदर्स हैव डाइवर्स रोल्स। आज जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, अपना खुद का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सो सोसाइटी नाउ एक्नॉलेजेस देयर नीड फॉर इंडिपेंडेंस। आज सोसाइटी को समझ आने लगा है कि हाँ, जो मम्मी लोग होती हैं उनकी भी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फिर है असर्शन एंड इंडिपेंडेंस। होता क्या है, मिसिस पियर्सन जो थी इनिशियली सबमिसिव थी, जो बोला जाता था वो मान लेती थी, हेजिटेट करती थी अपनी बातें, अपनी फ्रस्ट्रेशन रखने में। लेकिन होता क्या है, जब बाहर से मिसेस फिट्जलार्ड नाम से कोई आती है उनकी लाइफ में, जो उनको बताती है भाई तो कर क्या रही है, इनको सबक सिखा अपने फैमिली वालों को, तो वो जागती है। मॉडर्न मदर्स आर मोर असर्टिव। आज की डेट में जो मदर्स हैं वो ओपनली कम्युनिकेट कर लेती हैं, अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो मम्मियाँ आजकल बोल देते हैं भाई ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, पहले की मम्मियाँ ऐसी नहीं होती थी। टेक्नोलॉजी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, देखो मिसिस पियर्सन को टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं था, वो घर का काम खुद करती थी, मैनुअली करती थी, कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं होती थी। बट आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट सिस्टम है, आज की डेट में बहुत सारे गैजेट्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल हेल्प है, जिससे घर के काम हो सकते हैं, तो पहले के समय में नहीं थे। पेरेंटिंग स्टाइल्स, तो मिसिस पियर्सन फोकसेस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, डिसिप्लिन। ठीक है, कि भाई हाँ, वो मानती हैं कि जो कुछ अच्छी बातें हैं वो अपने बच्चों को सिखाऊं। लेकिन आज की जो मदर्स हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करती हैं, एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, अपने बच्चों के साथ ओपन रहो। ठीक है, बच्चों को इंडिपेंडेंस देती हैं, पर पहले की मदर्स नहीं देती थी। सेल्फ केयर एंड सोशल लाइफ, देखो मिसिस पियर्सन नेग्लेक्ट्स पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं देखती थी, सोशल लाइफ में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बट आज की जो मम्मियाँ हैं वो खुद पे भी ध्यान देती हैं, अपनी हॉबीज़ भी फॉलो करती हैं, और सोसाइटी के साथ भी कनेक्टेड रहती हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्रास्ट था। वट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। भाई टर्निंग पॉइंट में अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप वही लिखोगे इसमें, जब वो गांव से शहर शिफ्ट होते हैं तो गांव में क्या स्टडी थी, शहर में क्या स्टडी थी, गांव और शहर का डिफरेंस लिख देना, वो आपका आंसर बन जाएगा। बहुत से क्वेश्चन है जिसका सेम आंसर बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहाइंड द अपरेंट सिंप्लिसिटी द पोम द वॉइस ऑफ रेन हाइड्स अ डीप मीनिंग, व्हाट एग्जैक्टली डज द पोम कन्वे टू द रीडर। जो वॉइस ऑफ रेन है उस पोम के अंदर क्या वो मीनिंग है जो बताने की कोशिश की गई है। देखो, एटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ, जो हमारा लाइफ का साइकिल है ये चलता ही रहता है। कैसे, द पोएम हाईलाइट्स द कंटिन्यूअस एंड साइक्लिक नेचर ऑफ रेन। अब बारिश भी ऐसे ही है, बारिश होगी, पानी धरती में जाएगा, फिर क्या है, सूरज होगा, धूप होगी, फिर गर्मी से वो भाप बन के फिर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर वापस आएगा, ये साइकिल चलता रहता है। तो कैसे ये अर्थ से आकर वेपर बनकर वापस उड़ता है, फिर वापस आता है। तो ये जो साइकिल है ये बताता है ये एटर्नल प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। ये बर्थ का, ग्रोथ का,
रीजनरेशन का प्रोसेस, ये चलता रहता है, सभी इंसानों के साथ भी होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर, होता क्या है, द रेन नर्चर्स द अर्थ, जो अर्थ है उसको बारिश की बहुत जरूरत है, क्योंकि बारिश पानी देती है जो सूखी जमीनें हैं। इनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बारिश से पानी आएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ होगी, लाइफ हमारी जब ही हम जी पाएंगे जब पानी होगा। तो दिस एम्फेसाइज द म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि हम सभी नेचर से जुड़े हुए हैं, और नेचर में जो भी चीज़ें हैं उसका एक पर्पस होता है, आप और नेचर दोनों कनेक्टेड हो, आपको जीना है तो नेचर आपको चाहिए ही चाहिए। प्यूरिफिकेशन एंड रिन्यूअल, तो जो रेन है, जो बारिश है, वो एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई कर देती है, जितनी भी गंदगी है वो सब धुल जाती है, एक फ्रेशनेस आती है ना बारिश के बाद, आपने देखा होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो नेचर है वो कैसे, उसके पास वो पावर है कि पूरा वो हर चीज को साफ कर सकता है। फिर है सेल्फलेस गिविंग, जो बारिश होती है वो सेल्फलेस होती है, बारिश आपसे पैसे तो नहीं लेती, जो भी बारिश का काम है वो सेल्फलेस होता है, उसकी जो सर्विस होती है, यानी कि जब वो अर्थ पे जाती है वो वापस आपसे कुछ पैसा या कुछ रिटर्न में थोड़ी मांगती है, बारिश आती है आपको खुश करके चली जाती है। तो ये क्या है कि एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि फॉर ह्यूमन क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, यानी कि जैसे बारिश है ना, आप भी सोसाइटी में अपनी सेवा दो, सर्विस करो, वापस से कुछ रिटर्न मत करो, मतलब रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आर्ट एंड पोएट्रीज रोल, होता क्या है, एंड में द पोएट कंपेयर द रेन्स जर्नी टू दैट ऑफ अ पोएट्स थॉट्स, जस्ट लाइक रेन नरिश द अर्थ, पोएट्री एनरिचेस ह्यूमन लाइफ, जैसे कि वो खुद को कंपेयर करता है पोएट्री के साथ, कि जैसे कि बारिश के आने से हमारा जो अर्थ है वो अच्छा हो जाता है, वैसे ही पोएट्री से भी इंसानों का जीवन अच्छा हो जाता है। तो पोएट्री और रेन कहीं ना कहीं एक जैसी है, ये बताया जा रहा है। हाउ डिड कार्टर सेपरेट टट्स मम्मी फ्रॉम द कॉफिन, जो कार्टर है उसने कॉफिन यानी कि जो ताबूत होता है उसके अंदर उसकी जो मम्मी थी, यानी कि जो मम्मीफाइड वो पूरा एकदम बॉडी को करके रखते हैं, वो सेपरेट कैसे किया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इन द क्लास 11 चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, इसमें बताया गया है जो होवर्ड कार्टर है जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, वो बहुत से चैलेंजेस फेस करता है उस मम्मी को बाहर निकालने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, व्हेन कार्टर डिस्कवर्ड तूतन खामून्स, यानी कि जो किंग टट है उसको शॉर्ट में तट लिखा जाता है और उसको तूतन खामून पूरा नाम है, उसका टॉम्ब 1922 में उसको मिला था, और वो देखता है जो उसकी मम्मी है यानी कि जो उसकी बॉडी है वो फंस चुकी है उस कॉफिन में, क्योंकि वो हार्ड हो चुका है, वो एकदम कुछ ऐसा लिक्विड उस पर डाला गया था कि वो अब छूट ही नहीं रहा है, उससे बाहर ही नहीं निकल रहा। वो जो रेजिन है यानी कि वो जो गम्स, जैसे वो फेविकोल टाइप से होता है, उसको चिपका दिया है बॉडी को उसमें एकदम ताबूत में, सॉलिड हो गया है। अब लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल है इसको मतलब बाहर निकाल पाना, ठीक है, डैमेज हो जाएगा अगर इसको अब निकाला तो वो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कुछ, जैसे कि थोड़ा सा उसको गर्म करता है। फर्स्टली वो जो कॉफिन है यानी कि जो वो ताबूत है, जो कब्र है, उसको वो हीट की तरफ ले जाता है, ठीक है, धूप में रखता है, उसे लगता है गर्मी की वजह से हो सकता है, क्या पता ये ग्लू जो थी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये मेथड काम नहीं करता। फिर है चिसलिंग, जैसे छेनी होती है उसके ऊपर हथौड़ा मार मार के ऐसे अलग निकालना उसको तोड़कर, तो कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो कहता है केयरफुली इसको मैं छेनी से ही निकालूंगा। और उसके बाद क्या है, वो शार्प शार्प टूल यूज करता है ताकि वो धीरे 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 वो बाहर निकाले। फिर क्या है, इवेंचुअली बहुत सारे पार्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, उसका सर निकाल दिया जाता है, मेजर मेजर जॉइंट्स निकाल दिए जाते हैं पीस बाय पीस। अब यही ऑप्शन बचता है, बस ठोक ठोक के उसको बाहर निकाला जाता है। आउटकम ये निकलता है, प्रोसेस तो पूरा होता है सक्सेसफुली, जो मम्मी है वो बाहर आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है यार, क्योंकि बॉडी को टुकड़ों में निकाला जाता है। तो द हैंडलिंग ऑफ द टमी वॉज क्रिटिसाइज लेटर, बाद में इस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है कि क्या जरूरत थी भाई छेनी हथौड़ा मारने की, कुछ और कर लेते, ठीक है। तो कंक्लूजन ये बनता है, हार्वर्ड कार्टर जो आर्कियोलॉजिस्ट था was फोर्स्ड, उसको यार मजबूरी थी ना उसकी ये सब करना, क्योंकि पहले वो बहुत कुछ कर चुका था, सेपरेट हो नहीं रही थी वो मम्मी वहां से, तो इससे डिस्ट्रक्शन भी हुआ, बहुत सारा जो था वो मतलब जो एरिया वो टूटा फूटा भी, तो इससे बहुत लोगों को गुस्सा भी आया। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सो सेज आराम, वॉट वॉज अनबिलीवेबल एंड वाई। तो आराम जो एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो कहता है कि ये चीज पे मुझे भरोसा नहीं हुआ। वो क्या चीज थी कि इसको भरोसा नहीं हुआ, देखो आराम देखता है कि जो उसका भाई मुराद है, जो कि बहुत ही पुअर आर्मेनियन फैमिली का गरीब बंदा, गरीब बच्चा, वो एक घोड़े पे आ रहा है। अब भाई घोड़ा कहाँ से आएगा इनके पास जब ये लोग गरीब हैं। तो उसकी फैमिली माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है,
और उसकी फैमिली गरीब है, उसको ये भी पता है, वो घोड़ा नहीं खरीद सकते और वो चोरी भी नहीं कर सकते। अब वो सोच रही, तो अनबिलीवेबल है, घोड़ा कैसे आया इसके पास, तो शॉकिंग था काफी। ठीक है, तो ऐसे में फिर आगे क्या होता है ये देखते हैं। ये अनबिलीवेबल क्यों था? क्योंकि उसकी फैमिली की एक रेपुटेशन थी। जो गैरोक्लेनियन ट्राइब है जहां से ये दोनों बच्चे आते हैं, आराम और मुराद हैं, वो जाने जाते हैं वो बहुत अपनी मॉरल वैल्यूज और ऑनेस्टी के लिए, वो कभी चोरी नहीं करते, भूखे मर जाएंगे। सो इट वॉज हार्ड फॉर आराम टू बिलीव दैट, आराम को लग रहा था बहुत मुश्किल है कि मेरा कजिन ये चीज चुरा के आया है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, तो वो अपनी बेसिक चीजें भी नहीं खरीद पाते थे, तो इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से खरीदेंगे, तो इम्पॉसिबल है जैसे उनके हालात हैं। तो मुराद माना जाता था बहुत खुले दिल वाला था, एडवेंचरस था, बट आराम जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो किसी और की चीज जो उसकी खुद की नहीं है वो कैसे ला सकता है, भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे यहाँ पे। फिर है, हु हैड गिवन मिसिस डॉर्लिंग एड्रेस टू द नरेटर एंड वाई। तो मिसिस डॉर्लिंग का एड्रेस किसने दिया और क्यों दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है, दी एड्रेस से आया है। देखो, तो ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, पूरे दुनिया में तबाही मची हुई थी, द नरेटर्स मदर, यानी कि जो इस कहानी की नरेटर है उनकी जो मम्मी है, लाइक मैनी अदर ज्यूज फियर्ड फॉर देयर सेफ्टी, जो इसकी मम्मी है वो अपने आप को सेफ रखना चाहती थी। वॉर के समय जो ज्यूइश लोग थे उनको बहुत मारा जा रहा था, और वो चाहती थी कि अपनी आइटम्स जो घर के सामान हैं वो उसका सेफ रहे। तो शी बिलीव दैट उसकी जो पड़ोसी है मिसिस डॉर्लिंग एन एक्वेटेंस, वो उस पर ट्रस्ट करती है कि भाई उसका सामान, उसकी बिलोंगिंग्स वो जब तक वॉर खत्म होती है वो संभाल कर रखेगी, और जब वापस वो आएंगे तो वो दे देगी। ये तो उसने सोचा था उसकी मम्मी ने। होता क्या है, द मदर रियलाइजिंग द अनसर्टेन फ्यूचर, उसको पता था आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता, सो वो डिसाइड करती है टू टेक प्रिकॉशंस बाय लीविंग द एड्रेस। वो कहते हैं मैं उस एड्रेस से चली जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, इन केस शी डिड नॉट सर्वाइव द वॉर, अगर मैं यहाँ पे नहीं बच पाई तो भाई यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे। तो इट वॉज अ वे टू एंश्योर दैट देयर फैमिली कुड फाइंड एंड रिक्लेम देयर पोजेशंस आफ्टर द टर्मोइल, कि भाई वो एक एड्रेस जो था वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जब वॉर खत्म होगी तो वापस से वो अपना सामान लेने आ पाए। होप फॉर अ फ्यूचर रिटर्न, सो कितने भी चैलेंजेस आए, खतरे आए वॉर के समय, वो मदर जो थी ना नरेटर की, उसको एक होप था कि वो और उसकी फैमिली सरवाइव कर जाएगी और नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी वापस से। सो प्रोवाइडिंग द एड्रेस वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ होप, वो एड्रेस सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद थी कि भाई जब आप वॉर खत्म होने के बाद सारा अपना जो सामान है वो हम रिकवर कर लेंगे, हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी, ऐसा होता ही नहीं है। तो वाई डिड द नरेटर विजिट मिसिस डॉर्लिंग, अब जो नरेटर है जो कि उस माता की बेटी है, जो मदर जो अपने आप को बचा रही है वॉर से, वो नरेटर भी है इस स्टोरी की। तो आफ्टर द वॉर द नरेटर हैविंग लॉस्ट हर मदर, भाई वो मम्मी उसकी नहीं बच पाई, उसकी डेथ हो गई, वो रिटर्न करती है वापस से, जब देखती है कि वो जो एड्रेस उसको दिया गया था वहां जब वो जाती है इस उम्मीद में कि वो सामान उसको वापस मिलेगा, जो उसकी पास्ट का मेमोरीज का जितना भी रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी कुछ थे। होता क्या है, रिएक्शन, ये वही मिसेस डॉर्लिंग है जिस पे ट्रस्ट करके गई थी इसकी मम्मी कि मेरा सामान वापस दे देना जब हम वापस आएंगे। तो जब वो जाती है तो वो मिसेस डॉर्लिंग वेलकम तक नहीं करती, और अच्छे से उसको और ऐसे फील मतलब उसको करवाती है कि वो जानती ही नहीं कौन हो। और शी ट्राइड टू अवॉइड गिविंग बैक द पोजेशंस रिफ्लेक्टिंग हर, वो चाहती नहीं है सामान वापस देना, उसकी लालच दिख रही है इसमें, और वो रिटर्न तो वो देना ही नहीं चाह रही, कि भाई वो कहते हैं कि वो तुम्हारा है ही नहीं। सो इमोशनल इंपैक्ट ऑन द नरेटर, इससे नरेटर बहुत इमोशनल हो जाती है। तो द नरेटर सॉ हर मदर्स पोजेशंस, वो देखती है यार मेरी मम्मी का सामान है, पर वो यही सोचती है कि अब ये तो देने वाली तो है नहीं, अब वो मेरी मम्मी तो चली गई, अब वो सारा सामान मैं क्या करूंगी, ठीक है, अब ये देने को भी तैयार नहीं है, मेरी मम्मी तो वापस आ नहीं जाएगी। उसको रियलाइज हो गया ये जो सामान है ना इसके लिए लड़ना ठीक नहीं है, मम्मी चली गई, मेरे चाहने वाले मेरे लव्ड वंस चले गए, तो अब सामान को भी जाने देती हूँ। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज मिसिस पियर्सन एंड मिसिस फिट्जसिलार्ड डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर। देखो, पियर्सन वो मम्मी है जो दबके रहती है घर में, सारा काम करती है, बच्चों का हर ऑर्डर मानती है, हस्बैंड का हर ऑर्डर मानती है। फिट्जसिलार्ड उससे डिफरेंट है। देखो पर्सनैलिटी दोनों की कैसी है। पियर्सन जो है वो बहुत सबमिसिव और टिमिड है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, और मतलब कोई लालच नहीं रखती खुद के लिए, मतलब खुद का सेक्रीफाइस भी कर देती है, और ज़्यादा बातें नहीं करती, वो ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं करती, अवॉइड करती है, टॉलरेट हर चीज़ सह लेती है, फैमिली मेम्बर्स की हर बात मान लेती है, काइंड हार्टेड है,
और असर्टिव नहीं है, ज़्यादा बोलती नहीं है। फिट्जसिलार्ड इसकी उल्टी है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, कुछ भी बोल देती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है। और वो कहती है पियर्सन को भी कि भाई आप भी अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। अप्रोच टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मिसिस पियर्सन जो है वो मानती है अपनी फैमिली की सेवा करूं, मदद करूं सेल्फलेसली, चाहे वो फेयरली ट्रीट हो या अनफेयर ट्रीट हो, वो फिर भी काम करती रहती है। वो घर के ही काम में बिजी रहती है और उसको अप्रिशिएट भी कोई नहीं करता। लेकिन जो फिट्जसिलार्ड है वो मानती है अगर मैं घर का काम करूंगी तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी होनी चाहिए, और घर के सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का काम करना, ना कि सिर्फ मेरी अकेले की। फिर है रिएक्शन टू मिस ट्रीटमेंट। होता क्या है, मिसेस पियर्सन साइलेंट रहती है, हर चीज को सहन कर लेती है, कैसा भी ट्रीटमेंट हो, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं करती। बट फिट्जसिलार्ड कहती है हेजिटेट मत करो लोगों को लेसन सिखाने में, अगर वो आपसे गलत बिहेव करते हैं तो आप उनको जवाब दो उन्हीं के भाषा में, ऐसा वो मानती थी। वर्ल्डली एक्सपीरियंस की बात करें तो मिसिस पियर्सन बहुत सिंपल है, घर में रहने वाली घरेलू है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं उसको लफड़े और ये सब हैंडल करने का, तो उसको बाहर की दुनिया की रियलिटी नहीं पता। लेकिन जो फिट्जसिलार्ड हैं वो अलग अलग जगहों पर रही हैं, अलग अलग कल्चर उसने देखे हैं, दैट्स वाई वो बहुत प्रैक्टिकल है, असर्टिव है, अपने लिए आवाज़ उठाती है और बोलती है। ठीक है, दूसरों पे क्या असर होता है, देखो पियर्सन जो है उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और बहुत जेंटल है, वो पैसिव नेचर की है, तो ज़्यादा दूसरों को वो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। बट फिट्जसिलार्ड बहुत कमांडिंग है, वो अगर रहती है ना घर में उसकी बात माननी पड़ती है सबको, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसकी। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। अब जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसका कैरेक्टर स्केच आपको बताना है, जो कि आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। अब कैसे रिलीजियस है, देखो भाई, दादी माँ है तो नाम जपती रहती है भगवान का, ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा भगवान में मानती है, ज़्यादातर उसका टाइम प्रे करते हुए और ग्रंथों को पढ़ते हुए ही गुजरता है, माला जपते हुए। यहाँ तक कि जब वो सिटी में जाती है, व्हेन शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प द ऑथर, जब वो अपने उसको खुशवंत सिंह की मदद नहीं भी कर पाती, फिर भी वो भगवान को याद करती है। स्पिरिचुअल है, सिंपल है, बहुत ट्रेडिशनल है, सफ़ेद साड़ी पहनती है वो, और उसके जो कपड़े पहनने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है दादी माँ का कैसा है, वाइट क्लोथ पहनती है वो। और उसकी हैबिट क्या है, जो चिड़िया होती है उसको खाना खिलाना और चरखा चलाना, ठीक है, और इससे पता चलता है वो अपने ट्रेडिशन इंडियन वैल्यूज से बहुत जुड़ी हुई है, और वो अपने पुराने तरीके से जीने में विश्वास रखती है, मॉडर्न चेंजेस को वो नहीं अपनाती इतनी जल्दी। ठीक है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। अफेक्शनेट और केयरिंग है भाई, बहुत प्यार करती है ऑथर खुशवंत सिंह से, बहुत उसकी केयर करती है बचपन से ही, और स्कूल टाइम से ही उसकी मतलब वो एक कंपनी देती है उसको, उसकी स्टडी में हेल्प करती है। और उनका प्यार सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है, यानी कि जब वो अलग हो जाते हैं फिर भी वो उसके लिए प्रे करती रहती है, डिस्टेंस कितना भी हो, ठीक है, वो फिर भी प्यार कभी चेंज नहीं होता। इमोशनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत से चैलेंजेस फेस करती है लाइफ में, लेकिन उसका सामना करती है। जब ऑथर चला जाता है सिटी में, बाद में अब्रॉड चला जाता है खुशवंत सिंह, वो फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उस सेपरेशन के दर्द को दुनिया को नहीं दिखाती, और मैच्योर रहती है वो तो, जो कि है भी, और उनकी इनर स्ट्रेंथ भी दिखती है यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, थोड़ा उनका माइंडसेट पुराना है, लाइक वो मॉडर्न एजुकेशन को सही नहीं मानती, साइंस वगैरह को, म्यूजिक वगैरह को, वो मानती है रिलीजियस टीचिंग होना बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, वो स्कूलों में होता नहीं, शहरों में वो बुरा मान जाती है। लव फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, एनिमल से, बर्ड्स वगैरह से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, डेली उनको फीड भी करवाती हैं। ठीक है, तो ये उनका नेचर है। और फाइनल डेज में उनको पता चल चुका था कि अब उनकी डेथ होने वाली है, वो और ज़्यादा प्रेयर करने लगती हैं, दूसरों के सामने कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती कि वो डरी हुई हैं, और अपनी जो स्पिरिचुअल प्रिपेयर्डनेस है वो रखती है कि हाँ भाई थोड़ा काम रहती है, मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। और जब वो उनकी डेथ होती है, आप मानोगे नहीं, सारी चिड़िया आकर वहाँ पे बैठ जाती है उसके घर में, कि मान लो उनको भी दुख हो रहा हो कि ग्रैंड मदर चली गई। हाउ हैज टट्स मम्मी फैसिनेटेड द साइंटिस्ट एंड कॉमनर्स अलाइक ओवर द डिकेड्स। ये इतना फैसिनेटिंग क्यों है टॉपिक, जो किंग टट की जो मम्मी है, बार बार इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक तो इसकी डेथ बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो किंग टट था वो बहुत यंग एज में मर गया था, और उसकी डेथ का रीजन नहीं पता चल रहा।
तो साइंटिस्ट बहुत से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, डीएनए टेस्टिंग है, कि वो मरा किससे था, एक्सीडेंट से या बीमारी से। साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्नोलॉजी, तो जब साइंस आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि भाई उसकी हेल्थ कैसी थी, उसका उसके माता पिता कौन थे, लीनिएज कैसी थी। तो आज की डेट में सीटी स्कैन वगैरह करके पता चला कि भाई उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। फिर डिस्कवरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, होता क्या है, द elaborate treasures found in Tut's tomb have provided archaeologists and historians with valuable information। टट का जो टॉम्ब है, ठीक है, जहाँ पे उसकी बॉडी है, वहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, बहुत सा सामान है जो उस टाइम का इजिप्ट का कल्चर जो कैसा था, बरियल कस्टम कैसे थे, कैसे दफनाया जाता था, आफ्टर लाइफ में वो लोग विश्वास करते थे या नहीं, ये पता चलता है। डिबेट ऑन दी बरियल प्रोसेस, तो जो मम्मी है उसकी कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर ग्लू वगैरह लगाई गई थी उसको चिपकाने के लिए, जिससे कि समझ नहीं आ रहा कि यार वो आखिर वो दफनाते कैसे थे, वो बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। फैसिनेशन फॉर कॉमनर्स, तो आम लोग भी चाहते थे कि भाई मतलब कुछ लोग पता है क्या मानते थे, द कर्स ऑफ द पैरो, पैरो क्या है, जो राजा होता था ना उसको ही पैरो कहा जाता था। तो द डिस्कवरी ऑफ टट्स टॉम वाज फॉलोड बाय रूमर्स of a deadly curse that befell those who disturbed it, sparking widespread public intrigue and fear। लोग मानते थे जिसने भी ये ढूंढा है ना वो बचेगा नहीं, ठीक है, ये एक समझ लो अभिशाप है, श्राप है, जिसने भी ये सब काम किया है ना ये बचेगा नहीं, जो इसके टॉम्ब को ढूंढ रहा है। वेल्थ एंड ग्रैंडश्योर ऑफ द टॉम्ब, होता क्या है, ये जो टट का टॉम्ब है 1922 में कार्टर ने ढूंढा था, और उसने बताया कि भाई यहाँ पे मतलब गोल्ड कलेक्शन, ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, जिससे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यार हमारा पास्ट इतना ग्लोरियस था, इतने साल पुरानी चीज़ें, उसमें भी इतना सब माल भरा पड़ा है। मीडिया का अटेंशन आ गया भाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी इस पे, बुक्स छापी गई, एग्जीबिशंस लगे कि भाई किंग टट कैसे जीता था, इतना सारा, मतलब लोग जानने में वो हो गए इंटरेस्टेड कि इसकी जनरेशन्स, मतलब अलग अलग जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत फैसिनेटेड हो गए कि जाने इसके बारे में। सिंबल ऑफ एंशियंट इजिप्ट ग्लोरी, जो किंग टट है ना वो एक सिंबल बन गया कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो कितनी रिच कल्चरल उनकी हेरिटेज है, जो आज भी लोग इंटरेस्टेड हैं। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द बर्ड गोल्डफिंच, को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी इस पोएम की थीम बता चुका हूँ कि बर्ड के आने से पहले सब कुछ लाइफलेस होता है, बर्ड के आने के बाद एक लाइफ आ जाती है, तो ये चीज़ आप उसमें लिख दोगे, ठीक है, और बाकी आंसर आपके सामने है। इज द रेन जस्टिफाइड इन कॉलिंग इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, गिव रीजन फॉर योर आंसर, कि क्या रेन जो है वो इस अर्थ की ही एक पोयम है, जब वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ऐसा क्यों कहा गया है, देखो कि भाई रेन हमें जीवन देती है, जस्ट एज अ पोएम एनरिचेस ह्यूमन इमोशंस, जो कविताएं हैं, जो पोएम है वो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं। रेन जो है वो हमारे अर्थ को फायदा पहुंचाती है, पानी देती है हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, जो ड्राई लैंड्स, वही सब बातें हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। एटर्नल साइकिल भी मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, ये साइकिल चलती रहेगी, ये रेन की, ऐसे जैसे हमारा इंसानों का जीवन है, हम आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ये रेन की साइकिल भी साइक्लिक प्रोसेस है, चलता रहेगा, ठीक है, ये बार बार भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और रेन जो है ये सब प्यूरिफाई करती है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, डस्ट वगैरह, पॉल्यूटेंट्स, ये सब हटा देती है, ठीक तरीके से जो पोइट्री है वो भी इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपके अंदर की फीलिंग्स को साफ करती है। सेल्फलेस है भाई रेन, आपको पता है कि भाई रेन जो है वो वापस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे, मैंने पीछे भी बताया था, एक पोएम भी है, इसी तरीके से कविताएं होती हैं, आपको खुश करने के लिए लिखी जाती हैं, कविता आपसे कुछ वापस एक्सपेक्ट नहीं करती, बल्कि आपको कविताएं और पोएम खुशी देती हैं। एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज, होता क्या है, जो रेन ड्रॉप्स है वो रिदम में आती है, टिप 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 ऐसे होती हैं, ठीक है, तो बहुत एक मेलोडी और बहुत ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। सेम इसी तरीके से जो पोएम होती है वो भी रिदमिक होती है, ठीक है, जो उसकी लाइनें होती हैं, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं। यूनिवर्सल कनेक्शन, जैसे आपको पता है जो पोइट्री है वो सभी से बात कर सकती है, जो उसको पोइट्री को पढ़ेगा वो लैंग्वेज, कल्चर, वो सब छोड़ो, वो पोइट्री अगर आपको समझ आ गई तो आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को समझते हो आपको मजा आएगा। इसी तरीके से जो रेन है वो भी सभी के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो दुनिया का हर बंदा कनेक्टेड है, इसलिए वो पोएम ऑफ द अर्थ कहा गया है रेन को, ठीक है।
कमेंट ऑन द क्राइटेरिया फॉलोड इन फाइंडिंग अ वाइज मैन। ये मैंने आपको करवा दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आएंगे क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेलन सिटी वाला। फिर है वाई वॉज मिसिस डोरलिंग सरप्राइज टू सी द नरेटर एट हर डोर स्टेप। तो ये भी आप लिख सकते हो, द एड्रेस से आया हुआ है, ठीक है। वो सरप्राइज क्यों फील कर रही है, क्योंकि उसे लगा अब वो लोग वापस आएंगे नहीं वॉर के बाद, ठीक है। उनकी मम्मी की तो डेथ हो गई होगी, वो सोचती है कि कोई सर्वाइवर बचा ही नहीं होगा। मिसिस डोरलिंग जो है वो ये सोचती है कि उसकी फैमिली वगैरह तो सब चले गए होंगे और वो कभी आएंगे ही नहीं वॉर के बाद। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि वो उसकी बेटी आई है उस औरत की सामान लेने। वो बहुत गिल्ट में और बहुत फियर में थी कि भाई वो एक्सपोज ना हो जाए कि मैं इन सब का सामान यूज कर रही हूँ। सो मिसेस डॉर्लिंग ने सारा सामान रखा हुआ था नरेटर की फैमिली का, और रियलिटी तो ये थी कि वो उसकी सुरक्षा नहीं कर रही थी, वो अपने पास ही, उसने बोला कि मेरा ही है अब वो। तो नरेटर जब उसके दरवाजे पर खड़ी है तो उसको भी फील हो रहा है कि भाई हाँ यार ये बात मैंने गलत कर रखी है, बट वो देना भी नहीं चाहती। चेंज्ड अपीयरेंस ऑफ द नरेटर, होता क्या है, द वॉर हैड प्रोफाउंडली चेंज द नरेटर बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। मिसेस डॉर्लिंग मे नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर इमीडिएटली, क्योंकि वो जो बेटी उस टाइम पे छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है, तो वो डॉर्लिंग जो है वो भी हैरान है कि ये है कौन। वो शॉक में चली गई कि ये वाकई में उसी की बेटी है, कोई और है। अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्रंटेशन, अब मिसेस डॉर्लिंग चाहती नहीं है कि मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हो इस बात को लेकर कि भाई जो मैंने चुरा रखी है इनकी चीजें, ये मतलब इन्हीं की हैं या मेरी हैं। वो बहस नहीं करना चाहती, मतलब वो चाहती है दूर रहे बहसबाजी से। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए और तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।